अभी हम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डेट इज इंडेक्स 34 के सारे क्वेश्चंस वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे एंड सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा। एंड यहाँ पर से कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो एग्जाम्स में आएंगे और इंटरेस्टिंग है सारे क्वेश्चंस, मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन वन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। कंपनी ए हैज रिपोर्टेड ₹60,000 एज प्री टैक्स प्रॉफिट, है ना, इन फर्स्ट क्वार्टर एंड एक्सपेक्ट द लॉस ऑफ ₹15,000 ईच इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर। तो आप क्वार्टर से क्या समझते हो? जैसे हमें पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर बिगिन होता है अप्रैल में, है ना, 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर बिगिन होता है जनरली हमारा, और एंड होता है 31 मार्च को। तो अप्रैल में जून आपका फर्स्ट क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर एंड जनवरी फरवरी मार्च आपका फोर्थ क्वार्टर हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने हमें क्या मेंशन किया? इन्होंने हमें ये बताया कि क्वार्टर वन में आपका 60,000 रुपीज का प्रॉफिट है, क्वार्टर टू में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका 15,000 का लॉस होगा, क्वार्टर थ्री में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका 15,000 का लॉस होगा, क्योंकि यहां पर बता दिया एक्सपेक्ट द लॉस ऑफ ₹15,000 ईच इन द सबसेकेंड क्वार्टर, है ना। तो एवरी क्वार्टर में आपका 15,000 का नुकसान होगा, बस फर्स्ट क्वार्टर में आपका 60,000 का प्रॉफिट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हम पूरे साल भर में हम कमाएंगे उसी पे तो गवर्नमेंट को हम टैक्स देंगे। ऑब्वियसली बात है, पूरा टैक्स का हिसाब तो साल भर के एंड में होता है। एडवांस टैक्स को हटा दो, एडवांस टैक्स आपको देते रहना पड़ता है, वो अलग बात है, पर अल्टीमेटली तो एंड में ही आपका हिसाब होता है। पूरे साल भर में जो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट बनता है उसी में आप टैक्स देते हो। तो यहाँ पर जब जब कभी भी बात टैक्स की आएगी ना, तो आपको ओवरऑल एस्टिमेट करना चाहिए कि पूरे साल भर में हम क्या कमाएंगे और उस पर हमारा क्या टैक्स बनेगा, ये आपको देखना चाहिए, है ना। आगे हम पढ़ते हैं, फिर आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। इट हैज ए कॉर्पोरेट टैक्स स्लेब ऑफ 20% ऑन द फर्स्ट ₹20,000, यानी गवर्नमेंट जो है आपसे पहला 20,000 रुपीज का इनकम में 20% टैक्स लेता है आपसे। फिर आगे एंड 40% ऑन ऑल एडिशनल अर्निंग्स, यानी आगे 20,000 से ऊपर अगर आप पैसा कमाओगे तो आपका 40% का टैक्स रेट लग जाए। यानी मान लो कोई बंदा 30,000 रुपीज कमाता है पूरे साल भर में, तो उसे 20,000 रुपीज में 20% का टैक्स देना पड़ेगा एंड फर्दर नेक्स्ट 10,000 रुपीज में उसे 40% का टैक्स देना पड़ेगा। तो बताइए, अगर हम उसका एवरेज टैक्स निकालेंगे तो कुछ और ही आएगा, क्योंकि 20,000 में 20% का टैक्स दे रहा है एंड आपका 10,000 में वो दे रहा है 40% का टैक्स। तो यानी अगर मैं कर भी लूँ 20,000 में 20% का टैक्स दे रहा है, यानी 4,000 रुपीज का वो टैक्स दे रहा है, और इधर 10,000 रुपीज में वो दे रहा है 40% का टैक्स, यानी यहाँ पर भी 4,000 का टैक्स दे रहा है। यानी कुल मिला के ये 8,000 रुपीज का टैक्स दे रहा है, जबकि इसने कमाया कितना? 30,000 रुपीज, क्योंकि फर्स्ट 20,000 में 4,000 20% के हिसाब से, नेक्स्ट 10,000 में भी 40% के हिसाब से 4,000, यानी 8,000 रुपीज का टैक्स दिया जा रहा है 30,000 की कमाई पे। तो यहां पर इससे हम अगर निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेट, आई थिंक सो अप्रोक्सीमेट 26.67% इसका टैक्स आएगा। मैं अगर कर भी लूं 8,000 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू 100, हाँ 26.67% का इसका टैक्स बन रहा है। क्यों बन रहा है ये? क्योंकि कुछ अमाउंट पे 20% का टैक्स लिया जा रहा है और कुछ अमाउंट पे आपका 40% का टैक्स लिया जा रहा है। तो जिसकी वजह से इसका ये कह सकता है, ये जो एंटिटी है जिसने ये कमाया है, वो एंटिटी ये कह सकता है कि मेरे पूरे इनकम में एवरेज कितना टैक्स लग रहा है? 26.67% का टैक्स लग रहा है। तो यहां पर भी हमें क्या देखना होता है? हमें ये ओवरऑल देखना होता है कि एंटिटी पूरे साल भर में क्या कमाएगा, एंड डेफिनेट सी बात है उसी पे तो वो टैक्स देगा। तो अगर आप समझोगे यहां पर ये एंटिटी अगर हम बात करें तो पूरे साल भर में इसका नेट क्या कमाई होगा? फर्स्ट ईयर में इसका 60,000 का प्रॉफिट होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में 15,000 का लॉस होगा। यानी क्या हम ये नहीं कह सकते इसका 15,000 का नेट प्रॉफिट होगा? क्योंकि 60,000 ये कमाएगा तो फर्दर 45,000 इसका लॉस भी होगा, तो नेट इसका प्रॉफिट जो है 15,000 पे होगा, और अल्टीमेटली इसे 15,000 में ही क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो 20,000 के ऊपर जा ही नहीं रहा, इसका फर्स्ट 20,000 में कितना परसेंट का टैक्स लगेगा? 20% का टैक्स लगेगा। तो देखा जाए तो ये 20,000 के ऊपर जा ही कहां रहा है? ये तो 20,000 के ऊपर जा ही नहीं रहा, इसका तो 15,000 का प्रॉफिट है। तो ये अल्टीमेटली 15,000 के प्रॉफिट में ये टैक्स कितना देगा, मुझे बता सकते हैं? ये टैक्स कितना देगा 15,000 के प्रॉफिट में? ये टैक्स देगा 20%, क्योंकि फर्स्ट 20,000 में इसका टैक्स है 20% का। तो 15,000 में 20% कितना आएगा इसका? 3,000 रुपीज का इसका टैक्स बनेगा। 3,000 रुपीज का इसका टैक्स बनेगा, यानी इसका टैक्स बन रहा है 3,000 रुपीज का, इसका टैक्स बन रहा है 3,000 रुपीज का। और इसका टैक्सेबल इनकम अगर हम बात करें, है ना, टैक्सेबल इनकम इसका कितना है? 15,000। ये 15,000 में 3,000 का टैक्स दे रहा है, यानी अल्टीमेटली देखा जाए तो ये 20,000 को क्रॉस ही नहीं कर रहा है। तो इसका टैक्स रेट नेट में भी कितना रहेगा? 20% ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर अगर हम टैक्स रेट निकालें तो हम कहेंगे 3,000 का टैक्स दिया जा रहा है आउट ऑफ 15,000 के इनकम में। तो ये तो एकदम कोई खास क्वेश्चन था ही नहीं आपका, एकदम फालतू सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है टेस्ट योर नॉलेज का, वो करेंगे ना
तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एवरेज टैक्स रेट भी 20% ही आया। तो अभी हम यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, जब हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे तो हम किस हिसाब से टैक्स बुक करेंगे, टैक्स एक्सपेंसेस हम किस हिसाब से दिखाएंगे। तो जैसे कि हमें पता चल चुका है कि हमारा टैक्स रेट क्या है, एवरेज टैक्स रेट भी हमारा 20% ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आपको पता है, हम ये जो क्वेश्चन 1 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये समझे। पहले हम बोलेंगे कि जो हमारा Q1 है, यहां पर हम कहेंगे हमारा Q1, Q2, Q3, Q4, 4 क्वार्टर है। 4 क्वार्टर में हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है अब ये बता दो। 60,000 हमारा फर्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट हो रहा है, 15,000 हमारा ये लॉस होगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 15,000 का लॉस और यहाँ पर भी 15,000 का लॉस। और अगर मैं इधर टोटल रख दूँ तो मैं कहूँगा इधर टोटल भी 15,000 ही आएगा नेट में। और आपका टैक्स क्या बनेगा, टैक्स क्या होगा, टैक्स रेट क्या होगा मुझे बता सकते हो। ऑब्वियसली बात है 20% ही आपका बनेगा टैक्स रेट, तो आपका 20% ही बनेगा, क्योंकि हमने ग्रॉस करके पूरे साल भर का नेट प्रॉफिट से हमने टैक्स रेट निकाला 20%। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो टैक्स एक्सपेंसेस होगा, टैक्स एक्सपेंसेस क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टर में 60,000 का कमाई किया, तो फर्स्ट क्वार्टर में 60,000 का कमाई में टैक्स एक्सपेंसेस हमारा 20% होगा, यानी कितना होगा, 12,000 का होगा। आप बोलोगे यार पहले ही हमने निकाला था टोटल जो हमारा टैक्स एक्सपेंसेस आ रहा था वो तो बहुत ही कम आ रहा था यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, समझ में आएगा, 3,000 ही आया था आपका वहाँ पर। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आएगा। तो आपका ये जो टैक्स एक्सपेंसेस ये 12,000 हो गया, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा मुझे बता सकते हैं। 60,000 आपने कमाया, जिसमें 20% के हिसाब से आपका टैक्स एक्सपेंसेस 12,000 हो रहा है, समझ में आएगा पूरा। अब बस ये कंप्लीट तो कर लीजिए। 48,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। फिर नेक्स्ट वाले का अगर हम बात करें तो यहाँ पर टैक्स एक्सपेंसेस नहीं होगा, यहाँ पर आपका टैक्स सेविंग होगा, क्योंकि 15,000 का लॉस हुआ है, तो लॉस में तो हमारा टैक्स सेविंग होगा 20% का। तो कितना सेविंग होगा, 15,000 का 20% यानी 3,000 का टैक्स सेविंग होगा। यानी आपका नेट लॉस कितना होगा, 15,000 ही, नेट लॉस आपका होगा 12,000 रुपीज का, ये हमारा नेट लॉस होगा। सेम यहाँ पर भी वही 15,000 का टैक्स सेविंग हो जाएगा, 3,000 यहाँ पर भी 3,000 का टैक्स सेविंग हो जाएगा। और अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर भी आपका नेट लॉस जो आएगा 12,000 आफ्टर टैक्स, यहाँ पर भी नेट लॉस आफ्टर टैक्स आपका 12,000 आएगा। और अगर मैं इधर टोटल की बात करूँ, मैं टोटल की बात करूँ तो मैं कहूँगा ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको कहा था जैसे हमने निकाला भी था 15,000 का 20% कितना होगा आपका, है ना, 20% 3,000 होगा, यानी ये 3,000 का टैक्स होगा और अल्टीमेटली आपका यहाँ पर 12,000 आना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टोटल में 15,000 नेट प्रॉफिट हुआ आफ्टर बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा 15,000 हुआ, क्योंकि 60,000 माइनस 45,000 का लॉस 3 क्वार्टर्स में। फिर अगर हम टैक्स एक्सपेंसेस की बात करें तो देखिए आप पहले क्वार्टर में 12,000 का टैक्स एक्सपेंसेस है, तो बाकी फर्दर 3 क्वार्टर्स में 3,000 का टैक्स सेविंग है, तो नेट पे आपका टैक्स एक्सपेंसेस कितना बन रहा है, 3,000 ही बन रहा है हमारा। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में हमारा प्रॉफिट आ रहा है नेट ऑफ टैक्स 48,000 एंड फर्दर 3 क्वार्टर्स में 12,000 का आपका नुकसान आ रहा है आफ्टर टैक्स। तो अब इनको भी नेट कर लोगे तो आपका 12,000 ही आएगा। और हमने यही तो निकाला था, आपको याद दिला दूं मैं, हमने ये तो निकाला था 3,000 आपका, 15,000 का 20% के हिसाब से हमने 3,000 निकाला था, अल्टीमेटली 20% आपका है। तो ये क्वेश्चन में इतना दम नहीं था, ये क्वेश्चन आपको ज्यादा क्लियर भी नहीं कर रहा था, मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में इतना दम ही नहीं था। क्वेश्चन में दम है, पता है कौन से वाले में, अभी हम करेंगे वो वाला क्वेश्चन। वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, मतलब वो भी सिंपल है, ऐसा नहीं है कि वो टफ है, पर ये क्वेश्चन ज्यादा बेटर है, मैं कहूंगा उसे एग्जाम में आएगा तो आपका ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट योर नॉलेज का। चलिए हम देखते हैं। कंपनी ए एक्सपेक्ट्स टू अर्न ₹15,000 प्री टैक्स प्रॉफिट ईच क्वार्टर, यानी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 15,000 प्रॉफिट ये ईच क्वार्टर में कमाएगा, एंड हैज ए कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब ऑफ 20% ऑन द फर्स्ट ₹20,000 ऑफ एनुअल अर्निंग्स एंड 40,000 एंड 40% ऑन एडिशनल अर्निंग्स। तो यहां पर आप देखिए Q1 पे कितना कमाएगा, ये 15,000 कमाएगा, Q2 में भी 15,000, Q3 में भी 15,000, Q4 में भी 15,000, यानी कुल मिला के आप कह सकते हो कितना कमाएगा, हर क्वार्टर में 15,000 कमाएगा, यानी कुल मिला के 60,000 कमाएगा। और हमें पता है यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि पहला 20,000 में टैक्स आपका लगेगा 20% का, एंड आगे का एडिशनल कमाई में आपका टैक्स 40% का लगेगा। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता यहां पर, मैं यहां पर ये नहीं कह सकता कि फर्स्ट 20,000 रुपीज पे, फर्स्ट 20,000 रुपीज पे टैक्स कुछ और होगा और नेक्स्ट 40,000 रुपीज पे टैक्स कुछ और होगा, यानी यहाँ पर 20% टैक्स लगेगा और यहाँ पर 40% का आपका टैक्स लगेगा, क्योंकि फर्स्ट 20,000 में सिर्फ 20% का टैक्स लगेगा, हालांकि आपने 60,000 टोटल प्रॉफिट कमाया। तो यहाँ पर पहला 20,000 में अगर 20% का टैक्स लगेगा यानी कितना होगा 4,000,
है ना, 4000 रुपीज का हमारा टैक्स बनेगा। और इधर अगर हम समझे तो 40,000 का 40% यानी कितना यहाँ पर, अच्छा इधर 20,000 में 20% आपका 4%, 4,000 होता है, एंड इधर 40,000 में 40% आपका 16,000 हो जा रहा है। देखिए ना, तो टैक्स एक्सपेंसेस आपका कितना लग गया, देयर फोर टैक्स एक्सपेंसेस आप बता सकते हो कितना लग गया आपका, क्या 20,000 आपका टैक्स एक्सपेंसेस लग गया, यस है ना, क्योंकि 4,000 प्लस 16,000 20,000 आपका टैक्स एक्सपेंसेस लगेगा पूरे साल भर का। और अब कमाया कितना हमने साल भर में, 60,000। तो क्या अब हम इससे टैक्स रेट निकाल सकते हैं, हम इससे एवरेज टैक्स रेट निकाल सकते हैं। हम कहेंगे हमने टोटल 20,000 का टैक्स दिया और हमने टोटल पूरे साल भर में 60,000 रुपीज कमाया इंटू 100, यानी ये आएगा 33.33% का टैक्स रेट, है ना। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो पहला 20,000 में हमारा टैक्स लग रहा है 20% का, और नेक्स्ट आपका 40,000 में हमारा टैक्स लग रहा है कितने का, 40% का। नेक्स्ट वाले पे आपका 40,000 में आपका लग रहा है 40% का। तो अब यहां पर वेट्स का भी यूज कर सकते थे, आप चाहते तो वेट्स का भी यूज कर सकते थे। तो आप ऐसे कहते हैं कि देखिए ना 20% आपका लग रहा है, टोटल आपने कमाया 60,000, तो आउट ऑफ 60,000 20,000 में आपका लग रहा है टैक्स 20% का, जैसे हम एसएफएम में करते हैं ना। और आपका नेक्स्ट 40% आपका लग रहा है किस पे, जो आपने 40,000 कमाया आउट ऑफ 60,000। यानी यहां पर अगर आप बोलोगे तो आपका वेट्स बनेगा 20% इंटू 2/6 प्लस 40% इंटू 4/6, ये आपका वेट्स हो गया। तो 20% का 2/6 अगर हम करें तो यानी 1/3, यानी कितना आएगा 6.67 आएगा। और इधर आपका 40% का 4/6 यानी 2/3, है ना। तो 40% का 2/3 अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 11 सॉरी 13 26 13 एंड 13.33 26.67 आ जाएगा। और अगर आप देखोगे 26.67 6.67 प्लस 26.67 तो ये 33.33% आ रहा है, 34 आ रहा है, 33% आप समझ लो। तो मतलब कहने का मतलब कुछ नहीं है, हमने क्या किया, हमें अलग अलग स्लैब रेट दिया हुआ है, तो उस अलग अलग स्लैब रेट से हमने एक एवरेज टैक्स रेट निकाला। तो अब ये एंटिटी कह सकता है कि इसका जो टैक्स रेट लगेगा पूरे साल भर का, इसका एवरेज जो टैक्स रेट लगेगा वो एवरेज कितना लगेगा, 33.33% इसका एवरेज टैक्स रेट लगेगा। लेकिन क्या हम जब इंटरिम रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए मैं फर्स्ट क्वार्टर का इंटरिम रिपोर्ट प्रेजेंट करूंगा, तो सारा टैक्स उसमें थोड़ी ना दिखा दूंगा, तो वहां पर मैं कैसे करूंगा, मुझे ये आपको समझाना है। तो यहां पर भी अब हम क्या करेंगे, टेस्ट योर नॉलेज का हम क्वेश्चन करते हैं, TY के क्वेश्चन नंबर 1, है ना। तो यहां पर भी मैं वैसे ही लिखूंगा Q1 Q2 Q3 Q4, और इधर मैं लिखूंगा टोटल, टोटल मैंने लिखा यहाँ पर। तो यहां पर अब देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं हर क्वार्टर में 15,000 कमा रहा हूं, हर क्वार्टर में 15,000 कमा रहा हूं मैं, है ना। और मेरा टोटल जो कमाई है वो 60,000 का मेरा टोटल कमाई है, ये मुझे पता चला। और मुझे पता चला जो टैक्स एक्सपेंसेस होगा एट द रेट 33.33% क्या मैंने निकाला था, एवरेज वाला लेंगे मैं पर, हर क्वार्टर में हम एवरेज लगाएंगे। यानी हम ऐसा नहीं करेंगे कि फर्स्ट क्वार्टर में हम बोलेंगे फर्स्ट 20,000 है, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में हम 20,000 के बाद वाला रेट लगाएंगे, तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। क्योंकि आप समझिए यहाँ पर सीजनल वाइज आपका टैक्स नहीं लिया जा रहा, आपसे कहा जा रहा है पहला 20,000 में आपका 20% टैक्स है, नेक्स्ट वाले में आपका 40% का टैक्स है। ये मैटर नहीं करता कि कौन सा सीजन में कितना प्रॉफिट है, तो इसलिए हम सीजनल वाइज भी हम क्यों ऐसा दिखाए। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हम 20% लगा दे, और यहाँ पर हम फर्स्ट 5,000 में 20% लगा दे, फिर आगे 40% लगाए, और यहाँ पर 40% लगाए, यहाँ पर 40% लगाए, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि इसे सीजन का कोई लेना देना नहीं, टैक्स का सिस्टम ऐसा है जिसकी वजह से ये हाल हो रहा है, तो हमें ऐसा करना सही नहीं रहेगा। तो इट इज बेटर ना कि हम सारे क्वार्टर में जो प्रॉफिट कमाएगा सारी को इक्विवेलेंट इज्जत दे। गवर्नमेंट नहीं दे रहे तो क्या हुआ, हम तो इक्विवेलेंट इज्जत देंगे। तो इसीलिए तो हमने 33.33% निकाला, बीच का रास्ता निकाला हमने, और यही बीच का रास्ता हम क्या करेंगे, हर जगह पे अप्लाई करेंगे। तो आप देखिए 15,000 पे अगर मैं 33.33% टैक्स दूं तो कितना आएगा मेरा, 5,000 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, 1/3 5,000 का टैक्स बनेगा। यहाँ पर भी कितना बनेगा, 5,000 का टैक्स बनेगा। यहाँ पर भी कितना बनेगा, 5,000 का टैक्स बनेगा। यहाँ पर भी कितना बनेगा, 5,000 का टैक्स बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पर टोटल टैक्स हमारा कितना बन गया, 20,000 का टैक्स बन गया। तो यहाँ पर ये जो टैक्स है इसको हमने क्या किया, यूनिफॉर्मली एलोकेट किया यहाँ पर, है ना, यूनिफॉर्मली हमने एलोकेट किया। हाँ वो बात अलग होता है कि यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट है, यहाँ पर कम प्रॉफिट है, तब ऑब्वियसली बात है ये आपका सेम नहीं रहता आपका। लेकिन यहां पर ये क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बराबर है। गवर्नमेंट का टैक्स का सिस्टम जो है वो स्लैब अलग अलग है, तो उसका इफेक्ट हम यहां पर दिखाएंगे वो गलत हो जाएगा। इसी वजह से हमने एक एवरेज टैक्स रेट निकाला, और वो एवरेज टैक्स रेट हम क्या कर रहे हैं, हर जगह पे लगा रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि पूरे कमाई पे एवरेज टैक्स रेट आपका 33.33% है, और ये 33.33% जो भी कमाई होगा ईच क्वार्टर में,
अगर मान लीजिए यहाँ 25,000 होता तो उस पर 33.33% लगता, या 40,000 होता मान लीजिए तो उस पर 33.33% लगता, यानी ये 33.33% एवरेज टैक्स रेट है ड्यूरिंग द एंटायर ईयर। तो कभी भी टैक्स का क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए बहुत जरूरी है आपको ये जानना कि आप एवरेज टैक्स रेट निकालोगे, और वो एवरेज टैक्स रेट आप हर सीजन में लगाओगे, हर क्वार्टर में आप लगाओगे, जो भी क्वार्टर या फिर आपका 4 मंथ्स का है, इंटरिम रिपोर्ट जिस मंथ का भी। तो यहाँ पर आपका हर क्वार्टर में कितना लगेगा, 5,000 लगेगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपका कट क्या आएगा। यहाँ पर आएगा 10,000, यहाँ पर भी 10,000, यहाँ पर भी 10,000, और यहाँ पर भी 10,000, और अल्टीमेटली आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्टीमेटली हमारा 40,000 हो ही रहा है ना। 60,000 माइनस 20,000, 40,000 हो ही रहा है हमारा। तो हमें पता चल चुका है कि 60,000 में हमने 20,000 का टैक्स दिया, डेट इज 33.33% का हमने टैक्स दिया, और इसी को हमने क्या किया, यूनिफॉर्मली ईच क्वार्टर में टैक्स रेट, एवरेज टैक्स रेट 33.33% हमने यहाँ पर लगा दिया, और हमारा काम बन गया। कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया अच्छी तरीके से। चलिए, तो समझ में आया आपको बेटर तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 33.33% निकाला गया, एंड हर साल टैक्स एक्सपेंसेस दिखा दिया गया इसी तरीके से। तो टैक्स के केस में आपको ये चीज करना हो, ये पूरा लॉजिकल है, इसमें कोई भी इलॉजिकल वाला बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट मान लीजिए कुछ अलग अलग स्कीम लगा देगा, तो उसके चलते हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसरिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, फिर तो मिसरिप्रेजेंट हो जाएगा, समझिए ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए अगर आप ऐसा कहते हैं, आप ये कहते हैं, मान लीजिए आप ये कहते हैं नहीं नहीं सर हम ऐसा नहीं करेंगे, आप कहते हैं कि जो 15,000 यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ 15,000 प्रॉफिट है, यहाँ 15,000 आपने कमाया, यहाँ आपने 15,000 कमाया। मान लीजिए आप एवरेज टैक्स रेट नहीं निकालते तो उसका क्या इंप्लीकेशंस पड़ता, क्या आपका उसके इशूज क्या आते, आप ये समझिए। तब हम क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट हमें कहता कि आपका फर्स्ट 20,000 में 20% का टैक्स है, नेक्स्ट 40,000 में 40% का टैक्स है। तो हम कहते हैं अच्छा फर्स्ट 20,000 में 20% का टैक्स है, तो यहाँ पर ये तो 15,000 ही कमाया, तो 15,000 ये 20,000 के अंदर ही है, तो आप बोलते हैं 20% टैक्स यानी 3,000 होता है 15,000 का। फिर हम यहां पर आते हैं, हम कहते हैं कि फर्स्ट 20,000 में 20% का टैक्स है, तो 15,000 तो यहां कंज्यूम हो चुका है, तो यहां पर आप कहते हैं कि आपका जो 5,000 है, 5,000 वाले में आप 20% लगाते हैं, यानी कितना लगाते हैं, 1,000 लगाते हैं। यहाँ पर कहते हैं 5,000 में 20% लगाते हैं ना यहाँ पर, क्योंकि इधर 15,000 इधर 5,000, 20,000 में आपका फर्स्ट 20,000 में 20% लगेगा, तो आपने ये लगा दिया, तो यहाँ पर भी आपने 20% लगाया और यहाँ पर भी आपने 20% लगाया, तो अल्टीमेटली 1,000 है। फिर नेक्स्ट है 10,000 में, नेक्स्ट है 10,000 में आप क्या कर रहे हो, आप 40% लगा रहे हो, तो आपका नेक्स्ट 10,000 में 40% कितना हो गया, 4,000 हो गया आपका यहाँ पर। चलिए ये है हमारा। फिर अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पर तो एंटायरली क्या होगा, 40% ही लगेगा, क्योंकि 20% का स्लैब खत्म हो चुका है। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, 40% लगाते, तो आपका कितना आता, 6,000 रुपीज आपका यहाँ पर आता, और यहाँ पर भी आपका कितना आता, 6,000 रुपीज आपका यहाँ पर आता, यानी अल्टीमेटली यहाँ पर आपका आता 5,000 रुपीज। तो आप बोलते पता है यहाँ पर आप प्रॉफिट बताते 12,000, और यहाँ पर आप प्रॉफिट बताते 15,000 माइनस 5,000 10,000, और यहाँ पर आप प्रॉफिट बताते 9,000 का, यहाँ पर आप प्रॉफिट बताते 9,000 का, यहाँ पर भी आप प्रॉफिट बताते 9,000 का। तो अब देखिए यहाँ पर अब आपका क्या हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा दिख रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर में आप कहते हैं आपने 12,000 कमाया, सेकंड क्वार्टर में आप कहते हैं आपने 10,000 कमाया, थर्ड क्वार्टर में आप कहते हैं आपने 9,000 कमाया, फोर्थ क्वार्टर में आप कहते हैं आपने 9,000 कमाया। क्या ये एक्रूअल बेसिस हुआ है, नहीं हुआ ये एक्रूअल बेसिस। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी ने तो हर क्वार्टर में 15,000 ही कमाया है, लेकिन यूजर्स बेचारे घबरा जाएंगे, यूजर्स बेचारे बोलेंगे ये क्या हो रहा है, इनका कभी 12,000 हो रहा है, कभी 10,000 हो रहा है, वो समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप टैक्स का इफेक्ट दिखाने की वजह से आपका ऐसा हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा इसी वजह से, क्योंकि कमाए तो अपने बराबर ही है, गवर्नमेंट ऐसे भी आपसे साल के एंड में टैक्स लेगा, तो इसलिए आप टैक्स को हमेशा क्या करते हैं, हम एवरेज कर देते हैं, और ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। और आप देखिए हमने टैक्स को एवरेज करने पर हमारा हर साल प्रॉफिट कितना निकल के, यूनिफॉर्म निकल के है 10,000 रुपीज हमारा, है ना, क्योंकि यहाँ पर सीजनल वाइज कोई गलती नहीं है। सीजनल वाइज क्या गलती, हर सीजन में तो आपने 15,000 ही कमाया, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा कि डेफर कर रहा हूं, पर डेफर नहीं हो रहा कुछ भी, है ना, सीजन वाइज 15,000 ही कमाया गया एवरी ईयर, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पर टैक्स का इफेक्ट गलत दिया हुआ है, फर्स्ट 20,000 वगैरह का स्लैब है, तो वो गलत हो जाएगा। समझिए ना, आपका सैलरी की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट 5 लाख रुपीज में आपका सैलरी नहीं लगता है, और आपका 10 लाख रुपीज में आपका सैलरी स्लैब के हिसाब से लग जाता है। तो आप ऐसा थोड़ा ना करोगे, क्या होगी कि नहीं मेरा पहला 6 महीने का काम में कोई सैलरी नहीं लगा है, नेक्स्ट 6 महीने के काम में मेरा सैलरी लगा है, सॉरी मेरा पहला 6 महीने के काम में कोई टैक्स नहीं लगा, नेक्स्ट 6 महीने के काम में मेरा टैक्स लगा। अब ऐसा कहोगे कि पूरे साल भर में आपका टैक्स लगा, ऑब्वियसली बात है पूरे साल भर में आपका टैक्स लगा, ये आपको समझना है। इसलिए स्लैब मैटर नहीं करेगा, यहाँ पर आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, और वही हम यहाँ पर काम कर रहे थे। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया, पूरा क्लैरिटी आ चुका अभी आपको। तो यहाँ पर हमने पूरा क्लैरिटी ले लिया इस क्वेश्चन में।
आगे हम ये क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन करें, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ये क्वेश्चन करने पर। चलो ये क्वेश्चन करने से पहले और भी कोई टेक्स्ट का क्वेश्चन अगर ऊपर है तो वो पहले करा दूंगा, फिर वो भी करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे क्वेश्चन से सिंपल है यहाँ पर। हाँ ये भी कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 2 स्टार्ट करें। इलस्ट्रेशन 2 डिस्कस करते हैं। एबीसी लिमिटेड प्रेजेंट्स इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट क्वार्टरली, क्वार्टरली ये प्रेजेंट्स करता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑन 1 अप्रैल 2001। एबीसी लिमिटेड हैज कैरिड फॉरवर्ड लॉस ऑफ रुपीज 600 लाख फॉर इनकम टैक्स पर्पस फॉर विच डेफर्ड टैक्स एसेट हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड। यानी आपका पुराना 600 लाख का आपका लॉस है, आपने डीटीए उसको रिकॉग्नाइज नहीं करा है क्योंकि सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट होगा नहीं होगा, श्योरिटी नहीं है ना, एविडेंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो हमने इंडस्ट्रियल में पढ़ा। तो डीटीए यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। सबसे पहले आप ये समझिए, अगर डीटीए रिकॉग्नाइज हो चुका रहता तो हम डीटीए से एडजस्ट करते, हम रिवर्सल करते डीटीए का, अगर बाद में प्रॉफिट हो जाता तो, है ना, बाद में जब वो रिवर्सल होना होता तो यहाँ पर डीटीए नॉट क्रिएटेड, सबसे पहले आप ये लिख दीजिए, डीटीए एज पर इंडेस 12 नॉट क्रिएटेड ऑन रुपीज 600 लाख, ये हमने समझा। आगे, for income tax purpose for which deferred tax asset has not been recognized on rupees 600 lakhs. ABC Limited earns rupees 900 lakhs in each quarter. अच्छा, each quarter में इसने 900 lakhs रुपीस अर्न किए, एंडिंग ऑन 30th जून, 30th 9, 31st दिसंबर, 31st मार्च। हर क्वार्टर का बात कर रही है। एक्सक्लूडिंग द कैरिड फॉरवर्ड लॉस, इनकम टैक्स रेट आपका है 40% का। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स एक्सपेंसेस टू बी रिकॉर्डेड टू बी रिपोर्टेड इन ईच क्वार्टर। तो आप यहाँ पर एकदम सिंपल तरीके से आप कह सकते हो, आप यहाँ पर क्या कहोगे पता है, क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये इलस्ट्रेशन 2 है ना, आप यहाँ पर क्या कहोगे, मेरी बात सुनिए। आप यहाँ पर ये कहोगे कि क्वार्टर 1 में आपने कमाया 900 लैक्स, क्वार्टर 2 में आपने कमाया 900 लैक्स, क्वार्टर 3 में भी आपने कमाया 900 लैक्स, क्वार्टर 4 में भी आपने समझ लीजिए कमाया 900 लैक्स, या एक्सपेक्टेड है कि कमाओगे आप जो भी है, यानी हर क्वार्टर का 900 लैक्स करके आपका। तो यहाँ पर आप कहोगे कि 3600 लैक्स आपका जो है ये आपका टोटल प्रॉफिट होगा एंटायर ईयर का, और टैक्स रेट दिया हुआ है 40%। तो आप मुझे बताइए क्या आप 3600 लैक्स पे टैक्स दोगे गवर्नमेंट को? नहीं। यहां पर आप क्या करोगे, 600 लैक्स आप एडजस्ट करोगे प्रीवियस कैरिड फॉरवर्ड लॉसेज जो है, ये आपका एडजस्ट हो जाए, यानी आपको 3600 लैक्स पे टैक्स नहीं देना है क्योंकि पुराना कैरी फॉरवर्ड लॉस है, डीटीए क्रिएट नहीं किया था आपने, है ना, तो डीटीए से एडजस्ट नहीं होगा, जो भी होगा पीएल से होगा। आपने डीटीए क्रिएट ही नहीं किया, तो यहां पर आप समझे डीटीए आपका क्रिएटेड होता तो अभी हम जो भी आपका टैक्स का बेनिफिट आपको मिलता वो एसेट से एडजस्ट होता, है ना, पर यहां पर तो एसेट कुछ क्रिएट हुआ ही नहीं। तो यहां पर आप समझिए, अगर आपको यहां पर 600 लाख का बेनिफिट मिल रहा है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में तो जाएगा क्योंकि हमने तो पहले से कोई एसेट ही क्रिएट नहीं किया। तो ये हमारे लिए चमत्कार की तरह कि हमारा फायदा हो गया, 600 लाख का हमारा टैक्स नहीं लगेगा, मतलब हमने कमाया 3600 लाख पर हमारा टैक्स लगेगा 3000 लाख पे ही, हमारा 3000 लाख पे ही टैक्स लगेगा। तो देयरफॉर हमारा, आप बता सकते हैं टैक्स एक्सपेंसेस क्या होगा? टैक्स एक्सपेंसेस होगा 40% ऑफ 3000 लाख। यानी गवर्नमेंट तो आपसे, गवर्नमेंट आपको क्या कह रहा है कि 40% का टैक्स रेट, यहां पर कोई स्लैब नहीं दिया, यहां पर सीधा इन्होंने बता दिया कि इनकम टैक्स रेट 40% लगेगा। तो बताइए पूरे साल भर में गवर्नमेंट, आप जितना भी पूरे साल भर में आप कमाओगे उस पर गवर्नमेंट आपसे 40% लेगा। तो 3000 लाख का 40% कितना हो गया आपका? 3000 लाख का 40% आपका हो गया कितना? 1200 लैक्स। ये आपका टैक्स एक्सपेंसेस है, यानी पूरे साल भर में आपको 1200 लाख का टैक्स एक्सपेंसेस देना, ये आपको ये समझना है। लेकिन आप मेरी बात समझिए, हर साल हम कमा तो रहे 900 लाख ही, हर साल तुम 900 लाख से कमा रहे। हाँ, पुराना कैरी फॉरवर्ड की वजह से हमारा 600 लाख में हमें टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है। तो यहां पर अगर हम टैक्स रेट निकालें, तो टैक्स रेट अगर हम निकालेंगे तो हम ये कहेंगे कि हमारा सब कुछ काटने के बाद 1200 लाख का हमारा टैक्स का खर्चा लगेगा। आउट ऑफ कितने कमाई में? कमाई तो हम कितना कर रहे हैं? कमाई तो हम करंट ईयर में 3600 लाख का ही कर रहे हैं, है ना, ये हमें टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि पिछला कैरी फॉरवर्ड था, पर ओवरऑल हम कमाई कितना कर रहे हैं? हम तो 3600 लाख का कमाई कर रहे हैं ना। तो यहां पर इससे हम टैक्स रेट अगर निकाले तो हमारा आएगा कितना? 33.33%। और या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, आप क्या कहते पता है, आप कहते कि 1200 लाख का मेरा टैक्स का खर्चा है, मैं इसे हर क्वार्टर में एलोकेट करूंगा, तो मेरा हर क्वार्टर में टैक्स का खर्चा कितना एलोकेट होगा? 300 लाख होगा हर क्वार्टर में, 300 300 300 300, हर क्वार्टर में मेरा 300 लाख का टैक्स का खर्चा एलोकेट होगा। तो हर क्वार्टर में कमाया 900 लाख, हर क्वार्टर में कमाया 900 लाख, और हर क्वार्टर में टैक्स का खर्चा एलोकेट हो रहा है 300 लाख, क्योंकि टोटल टैक्स लग रहा है 1200, और 1200 का 1/4 होता है 300, है ना। तो हर क्वार्टर में 300 लाख का आपका टैक्स एक्सपेंसेस है, जबकि आपने कमाए 900 लाख। तो आप टैक्स रेट निकाल लीजिए यहाँ पर, 300 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 100, 33.33%। तो वही तो ये आया यहाँ पर।
तो यहाँ पर अब सिंपल सी बात है, आप बताओ, आप यहाँ पर देख के बता पा रहे हो कि अगर हम हर क्वार्टर में 900 लैक्स कमाएंगे और हर क्वार्टर में हमारा टैक्स एक्सपेंसेस एलोकेट होगा 300 लैक्स, तो हर क्वार्टर का नेट प्रॉफिट क्या आएगा आफ्टर टैक्स? 600 लैक्स आएगा हमारा, है ना। 600 लैक्स हमारा हर क्वार्टर का प्रॉफिट आ जाएगा। तो वही हम आगे नीचे हम प्रेजेंट करते हैं, अगर हम कहेंगे Q1, Q2, Q3, Q4 और इधर हम टोटल लिखेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे, हम कहेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हमारा 900 लैक्स है, और इधर हमारा आ रहा है 3600 लैक्स प्रॉफिट हमारा। और जो कि हमारा टैक्स एक्सपेंसेस है, आप समझिए अपने पुराना जो 600 लैक्स है ना, आपने उसका डीटीए क्रिएट ही नहीं किया था। तो अब ये समझ जाइए कि गवर्नमेंट आपसे जो है ना, वो आपसे 3600 लैक्स पे टैक्स ले ही नहीं रहा, वो आपसे ले रहा है, आपसे देखा जाए तो 3000 लैक्स पे टैक्स ले रहा है। यानी कहीं ना कहीं 40% इफेक्टिव टैक्स रेट बन ही नहीं रहा, क्योंकि आपको 600 का फायदा मिल जा रहा है ना। और आप ऐसे भी कर सकते हो, 3600 लैक्स में 600 का फायदा मिल रहा है, यानी 1/6 का फायदा मिल रहा है, तो 40% में 1/6 आप हटा दो। यानी अब अगर मैं बात करूँ तो 40% का 1/6 कितना होता है, इंटू 1/6, यानी 6.66 अगर आप हटा दोगे 40% में तो 33.33% ही आएगा। तो मैथ्स तो कैसे भी कर लोगे, आप कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बहुत से रुपये मैथ्स करने के यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए 900 लैक्स मेरा हर साल का प्रॉफिट है। टैक्स एक्सपेंसेस मेरा क्या होगा, मैंने कहा था 33.33% होगा, तो 900 लैक्स का 33.33% कितना होता है, 300 लैक्स। और मैंने आपको ऐसे भी समझाया था कि टोटल आपको टैक्स देना है 1200 लैक्स, क्योंकि 3000 लैक्स पे आपको टैक्स भरना है, यानी 1200 लैक्स आपको टैक्स देना है। तो एवरी क्वार्टर में आपका एलोकेट होगा 300 लाख से, क्योंकि एवरी क्वार्टर में आपका प्रॉफिट सेम है। पर अब हमेशा ऐसा नहीं कर पाओगे, हमेशा पैसा एलोकेट नहीं कर पाओगे। इस बार तो एलोकेट इसलिए ऐसा कर पाए क्योंकि हर क्वार्टर का आपका प्रॉफिट सेम है। अगर हर क्वार्टर का प्रॉफिट अलग होता तो कहानी कुछ और होता है, जिसका मैं एक एग्जांपल आपको जरूर कराऊंगा, क्योंकि बाई चांस एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे, आप तो फंस जाओगे। तो इसलिए हम वहां पर वैसा भी क्वेश्चन एक में आपको कराऊंगा जरूर, ताकि आप पूरा सिक्योर हो जाओ। यहाँ पर देखिए 600 लैक्स, 600 लैक्स, यहाँ पर 600 लैक्स, और आप देख सकते हैं आपका टोटल टैक्स बन रहा है 1200 लैक्स का, जो कि हमने निकाला भी था। ये 12 लाख का हमारा टैक्स बन रहा है, हमने निकाला, और अल्टीमेटली हमारा फायदा कितना हो रहा है, 2400 लैक्स का हमारा फायदा हो रहा है यहाँ पर। तो चलिए, उम्मीद है सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया आपको यहाँ पर। और अगर इनका भी आंसर अगर हम देख लें, अच्छा इन्होंने तो सिर्फ टैक्स रेट निकाला, आगे को कुछ बताया नहीं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स एक्सपेंसेस पूछा, इन्होंने टैक्स एक्सपेंसेस टैक्स रेट निकाल के मैं बता दिया, पर हमने तो ज्यादा मेहनत किया। पर इसी को मैं और थोड़ा सा मेहनत करूंगा, आपके एग्जाम के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं तो, मुझे तो मन भी नहीं करता इतना मेहनत करने का, पर मैं आपके लिए करना चाह रहा हूँ, है ना। तो आप प्लीज मेरा साथ दीजिएगा। मैंने कहा कि Q1 में 800 लैक्स का कमाई हुआ, मान लीजिए। Q2 में मान लीजिए 1000 लैक्स का कमाई हुआ। Q3 में मान लीजिए 1500 लैक्स का कमाई हुआ। मुझे टोटल कमाई 3600 ही करना है यहाँ के जैसा। तो कितना करूँ, 2500, 3300, यानी Q4 में आएगा कितना, 300 लैक्स हो रहा है। 800,000, 1800, 2100, 31, 3600 हो गया आपका। और पुराना प्रीवियस आपका टैक्स एडजस्टेड है, ये आपका कितना हो गया 3600, और हम इसमें से 600 माइनस भी कर देते हैं, प्रीवियस कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। तो आपका अल्टीमेटली टैक्स किस पे लगेगा, 3000 लैक्स पे ही आपका टैक्स लगने वाला है अल्टीमेटली, ये हमने समझा। तो आप समझिए 3000 लैक्स पे हमारा टैक्स कितना लगेगा, 40% हमारा टैक्स लगेगा, 40% हमारा टैक्स लगेगा, यानी कितना, 1200 लैक्स का हमारा टैक्स लगेगा। तो ये हमने निकाला 1200 का हमारा टैक्स लगेगा किस पे, 1200 का हमारा टैक्स लगेगा। हमने टोटल कमाया कितना, टोटल तो हमने 3600 ही कमाया। टैक्स गवर्नमेंट हमसे 3000 लाख पे ले रहा है क्योंकि पुराना कैरी फॉरवर्ड है, पर कमाया तो हमने 3600 लैक्स ही है ना। तो यहां पर तक अगर आप देखोगे तो आपका 33.33% ही आएगा आपका, ऑब्वियस सी बात है। पहले भी तो हमने ये किया था, आपको याद दिला दूं मैं, कहाँ किया, ये रहा। पहले भी तो हमने 33.33% निकाला, क्योंकि हमने कहा कि टैक्स इतना भरना पड़ रहा है, क्योंकि टैक्स 3000 में भरना पड़ रहा है, पर हमने कमाया 3600 लाख से। तो 33.33% आपका टैक्स इफेक्टिव बन रहा है। अब आप क्या यहाँ पर भी अब ये कहोगे कि सर एक काम करते हैं ना, ये जो 1200 लाख है इसको हम Q1, Q2, Q3, Q4 में एलोकेट कर देते, 300, 300, 300, 300। क्या हम ऐसा कर सकते, नहीं कर सकते। अब ऐसा पता है क्यों, क्योंकि आपका अलग अलग रेशियोज यहाँ पर। Q1 में प्रॉफिट अलग है, Q1, Q2 सब में अगर प्रॉफिट सेम रहता तो हम नहीं कर पाते। हाँ, यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो, वेट लगा दो इसका, आप इसका वेट निकाल के आप करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे हाँ यहाँ पर 8/36 होगा इसका वेट, है ना, टोटल 36 लागे, इसका होगा 10/36, इसका होगा आपका वेट 15/36, और इसका वेट होगा आपका 3/36। और आप देख सकते हो न्यूमरेटर 10, 8, 8, 10, 15, 3 कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। अब इस वेट से आप 1200 को निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम एक बार निकाल लेते हैं।
हम तो सीखेंगे ना, हम तो सीखने के लिए आए हैं यहाँ पर, हम तो सीखेंगे। तो अब देखिए 1200 इंटू 8 डिवाइडेड 36 कितना हो रहा है, 266.67 का टैक्स यहाँ पर एलोकेट हो रहा है ना। फिर आगे 1200 इंटू 10/36 ये आ रहा है 333.33 का टैक्स यहाँ पर एलोकेट हो रहा है। फिर नेक्स्ट वाला 1200 इंटू 15 डिवाइडेड 36 ये आ रहा 500 लैक्स का यहाँ पर टैक्स एलोकेट हो रहा है। फिर नेक्स्ट वाला 3/36 है ना, 1200 इंटू 3 डिवाइडेड 36 ये आ रहा 100 का टैक्स यहाँ पर एलोकेट हो रहा है। आप चारों को टोटल कर लीजिए, 600, 933, 1133, 1200 आपका हो रहा है यहाँ पर, है ना, ये आपका आ रहा है। तो हम ऐसे एलोकेट कर देंगे और हम यहाँ पर एलोकेट करके निकाल भी सकते हैं, यहाँ पर अल्टीमेटली निकाल भी देता हूँ। 800 में से 266.67 माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा ना, ये आ जाएगा 533.33 पहले वाले का। फिर दूसरा वाला 1000 में से 333.33 यानी ये आएगा 666.67 ही आएगा, ये तो आप ऐसे ही कर लोगे। 1500 में 500 गया तो आपका कितना आएगा, 1000 आएगा, और 300 में 100 गया तो आपका 200 लैक्स का प्रॉफिट आएगा। और आप देख भी सकते हो यहाँ पर हर जगह में आपका 1/3 जा रहा है। आप देख लीजिए 800 लैक्स का 1/3 कितना हो रहा है, 266.67 ही हो रहा है। तो मैंने अलग अलग तरीके से आपको समझाया, अब मैं इसको वापस से क्या करूंगा, आपके लिए प्रेजेंट भी कर दूंगा। Q1, Q2, Q3, Q4 फटाफट कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी बचा सकूं। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे, और ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा करेंगे, जल्दी और ज़्यादा, ज़्यादा सीखेंगे कम टाइम में। 1000 लाख, 800 लाख, 1000 लाख, 1500 लाख, 300 लाख, है ना, ये सारा हमने लिया यहाँ पर। अब आप देखिए ये सारा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें हम टैक्स एक्सपेंसेस माइनस करेंगे एट द रेट 33.33%। तो अब देख लीजिए 800 लैक्स का 33.33% बताइए, वही आ रहा है 0.33% बताते रहेंगे तब आपका आएगा, क्योंकि 0.33 चल ही रहा है वो, 266.67 आएगा आपका तब, अदरवाइज 0.64 आ जाएगा। सब करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 1000 का 33.33% तो 333.33 ही आएगा। 15 रेट का 33.33% निकाल लो, 500 ही आएगा। ये तो आप ऐसे कर लोगे मुंह जुबानी। 300 का 33.33% 100 लाख ही आएगा मुंह जुबानी ये सारा। और अगर हम इधर बात करें, इधर कितना हो रहा है 1828 3600, और टैक्स आपका कितना है 609, यानी आपका 1200 का टैक्स बन रहा है आपका इधर। और ये आ जाएगा आपका कितना, इधर 200 आएगा, इधर 1000 आएगा, इधर 666.67 आएगा, और 800 माइनस 266.67 ये आएगा 533.33 आएगा। यानी कितना आ गया आपका 1000, 1200, 1800, 2400 आ रहा है आपका। तो चलिए उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया कि कितना सिंपलेस्ट तरीके से हम चाहे तो हम कर सकते हैं। एंड ये मैंने आपको रफ कराया नीचे, ये आपका रफ था, है ना, मैंने आपको रफ अंडरस्टैंडिंग भी समझाया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करें। यस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 3 टैक्स का ही क्या, टैक्स का तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, ताकि आगे हम देख लेंगे ना Q3 में आपका। नहीं ये टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये टैक्स का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो हम करेंगे क्वेश्चन, पर पहले टैक्स का सारा क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूँ। ये भी टैक्स से रिलेटेड नहीं है, ये भी करेंगे थोड़ा रुक के, ये भी थोड़ा रुक के करेंगे। पहले टैक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 टैक्स का करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 टैक्स का है, करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट आपका, फिर यहाँ पर ये टैक्स का क्वेश्चन नहीं लग रहा मुझे, कि है नहीं है, कि है पता नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एक साथ कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पहले क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 भी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। Narayan Limited provides you the following information and asks you to calculate the tax expenses for each quarter. Each quarter का tax expenses आपसे पूछ रहे हैं। Assuming that there is no difference between the estimated taxable income and the estimated accounting income, यानी estimated taxable income, estimated accounting income में difference नहीं होने का मतलब कोई DTA डिटेल नहीं है ना, DTA डिटेल नहीं है यहाँ पर। Taxable temporary difference, deductible temporary difference नहीं है आपका, क्योंकि जो हमारे बुक्स के हिसाब से हमारा आ रहा है ना, जो प्रॉफिट वो टैक्स के हिसाब से आ रहा है। एस्टिमेटेड ग्रॉस एनुअल इनकम है 33 लाख, इंक्लूसिव ऑफ एस्टिमेटेड कैपिटल गेन ऑफ ₹8 लाख। अच्छा, मतलब ये जो 33 लैक्स है ना, इस 33 लैक्स में आपका 25 लाख आपने कमाया है ना, आपका जो
ग्रॉस एनुअल इनकम आपका टोटल, यानी आपने जो डे टू डे एक्टिविटीज आपने जो कमाया 25 लाख कमाया, और बाकी 8 लाख जो आपका कैपिटल गेन है, ये आपका कैपिटल गेन है। ये मैंने सेपरेट क्यों कर दिया पता है, क्योंकि कैपिटल गेन में मैक्सिमम टाइम में कैपिटल गेन में आप देखोगे वहां पर टैक्स रेट अलग रहता है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, 33 लाख हमारा टोटल कमाई है ग्रॉस, जिसमें 25 लाख हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग इनकम समझ लीजिए, और 8 लाख रुपए हमारा कैपिटल गेन है। आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेटेड इनकम ऑफ क्वार्टर 1 है 7 लाख, क्वार्टर 2 है 8 लाख, क्वार्टर 3 है 12 लाख है, जिसमें 8 लाख आपका कैपिटल गेन इंक्लूडेड है। तो मतलब हम कह सकते हैं क्वार्टर 3 में नेट ऑफ अगर करूं, अगर मैं कैपिटल गेन को हटा दूं तो मैं कहूंगा क्वार्टर 3 में 4 लाख का ही कमाई हुआ है, मैं कह सकता हूं ना, क्योंकि अब देखिए क्वार्टर 3 में 12 लाख का कमाई हुआ, जिसमें 8 लाख तो कैपिटल गेन है, तो ऑपरेटिंग इनकम से कितना कमाई हुआ, 4 लाख का कमाई हुआ, कैपिटल गेन से 8 लाख का कमाई हुआ। क्वार्टर 4 में 6 लाख है। टैक्स रेट देखिए हम यहाँ पर दिया हुआ है, कैपिटल गेन में टैक्स रेट लगेगा 12% का। तो कैपिटल गेन को टोटली अलग ही रखना है, आप कैपिटल गेन टोटली अलग ही रहेगा, जिस पीरियड में आपका कैपिटल गेन अराइज होगा उसी पीरियड में उसका टैक्स बनेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 12% इंटू 8 लाख। कैपिटल गेन तो हमारे 8 लाख ही है ना, और ये आपका कितना बन रहा है, 8 लाख का 12% बन रहा है 96,000, और ये आपको पता है कहाँ जाएगा, सीधा क्वार्टर 3 में जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि क्वार्टर 3 में आपने ये कैपिटल गेन अर्न किया है ना। तो आप इसे स्लैब नहीं है, ये स्लैब मत समझना आप इसे। अगर आप कैपिटल गेन अर्न नहीं करते तो आपका ये टैक्स नहीं लगता ना, तो ये अपने थर्ड क्वार्टर में नहीं किया होता तो थर्ड क्वार्टर में आपका लगता नहीं। तो ये स्लैब से कंफ्यूजन मत करना, आप बोलते कि सर नहीं पहले आपने एवरेज किया था यहाँ पर आप नहीं करो, अरे करूंगा ना बाकी सब में, बाकी स्लैब है देखिए उसमें करूंगा। यहाँ पर देखिए पहला 5 लाख में 30% है, नेक्स्ट वाले में 40% है, ये स्लैब है इसमें करूंगा। इसका सीजनल से कोई लेना देना नहीं, पर इसका तो सीजन से लेना देना, क्योंकि क्वार्टर 3 में आपने प्रॉफिट कमाया है तो टैक्स भी तो भैया क्वार्टर 3 में बढ़ोगे। आप समझिए आपने 2010 में कैपिटल गेन इनकर किया है, तो सॉरी 2010 में आपने कैपिटल गेन अर्न किया, तो क्या 2020 में टैक्स भरोगे कि 2010 में भरोगे, 2010 में भरोगे ना। वैसे यहाँ पर कैपिटल गेन हमारा क्वार्टर 3 में हुआ तो टैक्स भी तो हमारा क्वार्टर 3 में ही जाएगा। तो मैंने ये कहा कि 96,000 का टैक्स बनता है 8 लाख रुपीस पे, कैपिटल गेन रेट है 12% का, तो 96,000 आपका क्वार्टर 3 में जाएगा। ये बस मुझे आपको समझाना है। तो आप बताइए मुझे, मेरा कमाई अगर मैं कैपिटल गेन को हटा दूं, कैपिटल गेन का ऐसे भी इस स्लैब रेट से कोई लेना देना नहीं है, वो टोटली सेपरेट थिंग है, उसका रेट भी अलग है। तो यहां पर अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरा अभी कितना बनता है कमाई, 25 लाख। इसका मैं प्रूफ भी देता हूं। फर्स्ट क्वार्टर में 7 लाख, सेकेंड क्वार्टर में 8 लाख, कितना हो गया 7 लाख और 8 लाख 15 लाख। थर्ड क्वार्टर में नेट आप बताओ कितना, 4 लाख ही है, क्योंकि 8 लाख तो आपका कैपिटल गेन का था, यानी पहले का 15 प्लस 4 19 लाख, और क्वार्टर 4 का कितना 6 लाख, यानी 19 प्लस 6 25 लाख। तो आप देखिए हमें पता चला 25 लाख का हमारा जो इनकम है। तो ये जो 25 लाख का हमारा इनकम है, हमें बोला कि फर्स्ट 5 लाख में, पहला 5 लाख में आपका लगेगा 30%। क्या ये पता चला, हाँ फर्स्ट 5 लाख में 30% यानी 1,50,000 हमारा लगेगा, ये हमें पता चला। फिर आगे अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि बाकी रिमेनिंग 20 लाख जो है, रिमेनिंग 20 लाख पे लगेगा 40%, यानी 20 लाख पे 40% कितना होता है, 8 लाख रुपीस होता है ना, 2 लाख करके 8 लाख रुपीस होता है, पता चल गया। तो टोटल टैक्स एक्सपेंसेस बता सकते हो क्या, मुझे टैक्स एक्सपेंसेस बता सकते हैं आप कितना होगा, 1,50,000 और 8 लाख रुपीस, यानी 9,50,000 मेरा टैक्स एक्सपेंसेस बनेगा। तो देयरफॉर टैक्स रेट मुझे आप बता दो ना, टैक्स रेट क्या होगा। मैं कहूंगा 9,50,000 मेरा टैक्स का खर्चा लगा, डिवाइडेड बाय मैं कमाई 25 लाख लूं कि आपका 33 लाख लूं। अरे 33 लाख मत लेना, वो 8 लाख टोटली सेपरेट थिंग है, उसका अलग से हिसाब होगा, उसका इससे कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता ही नहीं है। तो यहां पर हम 9,50,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख करेंगे, वो टोटली अलग है ना। तो यहां पर आप बताइए 9,50,000 डिवाइडेड बाय 25,000 कर दो सीधा, इंटू 100 करना नहीं पड़ेगा। तो यहां पर आ रहा है 38%। तो हमने टैक्स एक्सपेंसेस निकाल लिया, टैक्स रेट हमने निकाल लिया 38%। उम्मीद है आपको ये समझ में आया यहां पर। तो चलिए हमने ये समझा, अब आगे हम बात करेंगे, अब आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है ये, TY के क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं यहां पर लिखूंगा क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 टोटल, ये मैंने लिखा यहाँ पर, ये हमें समझ में आया। तो यहाँ पर अब देखो क्वार्टर 1 में हमारा प्रॉफिट कितना हुआ ये हमें बताना है। क्वार्टर 1 में हमारा प्रॉफिट कितना हुआ
7 लाख हुआ है, क्वार्टर टू में 8 लाख, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हुआ है 7 लाख, और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हुआ है 8 लाख। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हुआ है 12 लाख का, लेकिन इसमें 4 लाख हमारा प्रॉफिट हुआ है आपका ऑपरेटिंग इनकम है समझ लीजिए, और बाकी 8 लाख आपका कैपिटल गेन है ना। तो इसमें आप समझिए कि कैपिटल गेन भी हमारा है 8 लाख का, जिसमें हमने निकाला था 96,000 का टैक्स बनता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वार्टर 4 में 6 लाख का कमाई है। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं 15, 27, 33 लाख हो रहा है आपका। हाँ मुझे याद है, मैंने आपको बताया था कि टैक्स एक्सपेंसेस जो हमारा निकलेगा वो आपका कैसे निकलेगा, आपको आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन मत लीजिए आप। टैक्स रेट क्या है हमारा, एट द रेट 38% हमने निकाला था, टैक्स का एक्सपेंसेस 38% हमने निकाला था ना। तो बताइए 7 लाख पे 38% कितना होगा, क्या इस 7 लाख में कोई कैपिटल गेन है, नहीं है, तो इसका टैक्स एक्सपेंसेस होगा हमारा 2,66,000। और सीधा अगर मैं कर दूँ 7 लाख माइनस 2,66,000, ये आ रहा 4,34,000। क्या इस 8 लाख में भी कोई कैपिटल गेन है, नहीं है, तो यहाँ पर भी आपका कितना आएगा, 8 लाख का 38%, 304,000 माइनस इक्वल, यानी 4,96,000 आ रहा है। क्या यहां पर मैं आपका लिखूं 8 लाख का 38%, नहीं, मुझे यहां पर दो लिखना पड़ेगा। एक तो मैं लिखूंगा 8 लाख पे जो मेरा लग रहा है, 8 लाख पे कैपिटल गेन जो मेरा 96,000 लग रहा है, एक तो मेरा ये लग रहा है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया कैपिटल गेन टैक्स, ये मेरा कैपिटल गेन टैक्स हो गया एट द रेट 12%, है ना, 12% आपका ऑन ₹8 लाख, ये हमें पता चला कैपिटल गेन टैक्स। और साथ ही साथ दूसरा हम कहेंगे क्या, बाकी रिमेनिंग जो 4 लाख है, बाकी रिमेनिंग 4 लाख पे 38% लगेगा, रिमेनिंग 4 लाख पे, 4 लाख पे 38%, यानी 1,52,000। ये समझना आपको, ये दो अलग अलग आपको समझना, जो नीचे भी मैं लिखा दूंगा आपके यहाँ पर, टेंशन की बात नहीं है। फिर नेक्स्ट जो 6 लाख है, उस 6 लाख पे भी क्या लगेगा, 38% लगेगा, यानी 2,28,000। तो आप बताइए यहां पर कितना आ रहा है, 12 लाख का जो आपका कमाई हुआ थर्ड क्वार्टर में, इसमें आपका 8 लाख पे लगा 96,000 का टैक्स, और बाकी पे लगा 1,52,000 का टैक्स, यानी ये आ रहा है 9,52,000 का कमाई। और इधर अगर हम देखें तो हम कहेंगे ये आ रहा है 3,72,000 का कमाई आ रहा है आपका यहाँ पर। और आप टोटल अगर मुझे बताओगे तो टोटल आपका टैक्स कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 3,30,000 से मैं सीधा भी निकाल सकता हूँ। मैं कहूंगा देखिए 25 लाख पे तो आपका एवरेज 38% लग रहा है, यानी 9,50,000 नीचे वाला होगा हमारा, जो 25 लाख पे आपका लग रहा है ना। और बाकी आपका जो 8 लाख है उस पर 96,000 का टैक्स लग रहा है। और अब चेक भी कर लीजिए, 2,66,000 प्लस 3,04,000 प्लस 1,52,000 प्लस 2,28,000, 9,50,000 आ रहा है परफेक्टली, है ना, वो तो आना ही है। तो यहाँ पर हम कहेंगे 33 लाख में से 96,000 तो अपने कैपिटल गेन का टैक्स दिया, और 9,50,000 अपने बाकी पे 38% का टैक्स दिया, यानी 22,54,000 हमारा आ रहा है प्रॉफिट। और अब देख लीजिए सीजनल वाइज भी अगर हम टोटल करें, 4,34,000, 4,96,000, 9,52,000 और 3,72,000, इधर से भी मैच करा 22,54,000 आ रहा है। और मैंने जैसे आपको कहा था कि क्वार्टर का मैं अगर समझाऊं क्वार्टर 3 का, तो क्वार्टर 3 में मैंने कमाया, वापस से मैं बता रहा हूँ 12 लाख मैंने कमाया, जिसमें से 8 लाख मेरा जो है वो कैपिटल गेन है, और 4 लाख मेरा जो है ये मेरा कैपिटल गेन है ना, और ये मेरा ऑपरेटिंग इनकम है मान लीजिए। तो यहाँ पर इस पे मेरा लग रहा है 12%, 96,000 मेरा टैक्स बना, और इस पे मेरा लग रहा है 38%, यानी 1,60,000 और आपका 2,8,000 यानी 1,52,000 आएगा। और अल्टीमेटली दोनों का अगर हम टोटल करें तो 2,52,000, 2,48,000 आएगा, है ना, ये दोनों का टोटल आपका। यहाँ पर ये तो था बस, यहाँ पर यानी यहाँ पर ट्विस्ट कुछ नहीं था, बस आपको क्या करना है, कैपिटल गेन को सेट असाइड करना है, साइड में रखना कैपिटल गेन को, कैपिटल गेन को साइड में रख के आप एवरेज टैक्स निकाल लीजिए। तो हमने बोला कैपिटल गेन को हटाओ एक बार, उसके बाद देखो कितना कमाई हुआ, 25 लाख का कमाई हुआ, फर्स्ट 5 लाख में 30% का टैक्स है, यानी 1,50,000 हुआ, रिमेनिंग 20 लाख में 40% का टैक्स यानी 8 लाख हुआ, है ना। तो यहाँ पर 8 लाख और 1,50,000, 9,50,000 का आपका टैक्स लग रहा है 25 लाख में।
तो 9,50,000 डिवाइड बाय 25 लाख अगर आप करेंगे तो आपका आएगा रेट 38%। तो 38% आपका 25 लाख पे टैक्स है और बाकी आपने जो कैपिटल गेन अलग से अर्न किया 8 लाख उस पर आपका 12% का टैक्स है। तो वही तो हमने यहाँ पर किया, हमने वही तो कि हमने कहा कि देखिए सबसे पहले तो 8 लाख का अलग से 96,000 हमने लिख दिया, बाकी पे हमारा हर साल जितना 7 लाख 8 लाख 4 लाख और 6 लाख था, 7 लाख 8 लाख 4 लाख और 6 लाख था, तो 7 8 15 4 19 और 6 25 लाख, तो उसी पे तो हमने टैक्स 38% के हिसाब से लगा दिया हर साल का, और हर साल का हमारा प्रॉफिट आ गया, बस बात खत्म, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, फटाफट हमने कर लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो अब देखिए 38% हमने निकाला एंड हर साल का टैक्स भी इन्होंने बताया, हमने यही निकाला, सारे परफेक्ट है हमारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार फिर से चेक कर लेते, 266,304 ये दोनों मिला के 248,000 हो जाएंगे और इधर 2,28,000। क्या सारे परफेक्ट ही है? सारे के सारे हमारे परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने इससे ज्यादा ही निकाला, पैड भी निकाला, हमने सब कुछ निकाल के बताया, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर भी क्वेश्चन हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है फटाफट से। अब नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एन एंटिटी रिपोर्ट्स क्वार्टरली रिपोर्टिंग करते हैं, है ना, एंड अर्न्स ₹1,50,000 प्रॉफिट इन द फर्स्ट क्वार्टर। 1,50,000 का प्रॉफिट इसने अर्न किया प्री टैक्स प्रॉफिट फर्स्ट क्वार्टर में, बट एक्सपेक्ट्स टू अर्न लॉसेस ऑफ ₹50,000 इन ईच ऑफ द रिमेनिंग 3 क्वार्टर। यानी फर्स्ट क्वार्टर में 1,50,000 का प्रॉफिट है, नेक्स्ट क्वार्टर में 50,000 का लॉस, फिर लॉस, फिर लॉस। आगे बढ़ते हैं। द एंटिटी ऑपरेट्स इन ए ज्यूरिसडिक्शन इन विच इट्स एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल इनकम टैक्स रेट इज 30%। इसका एवरेज एनुअल इनकम टैक्स रेट 30% है। मैनेजमेंट बिलीव्स दैट सिंस द एंटिटी हैज जीरो इनकम, कैसे जीरो इनकम हुआ? फर्स्ट क्वार्टर में 1,50,000 कमाया, सेकंड क्वार्टर में आपका लॉस हुआ 50,000 का, थर्ड क्वार्टर में भी लॉस हुआ 50,000 का, फोर्थ क्वार्टर में भी लॉस हुआ 50,000 का, यानी बाकी रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स में 1,50,000 का लॉस हो गया, तो अल्टीमेटली जीरो प्रॉफिट हो गया ना। तो आगे क्या कहना चाहते हैं? स्टेट वेदर द मैनेजमेंट व्यूज आर द मैनेजमेंट बिलीव्स दैट सिंस द एंटिटी हैज जीरो इनकम फॉर द ईयर इट्स इनकम टैक्स एक्सपेंसेस फॉर द ईयर विल बी जीरो। State whether the management views are correct or not. If not, then calculate the tax expense for each quarter as well as for the year as per Ind AS 34। तो मेरी बात को समझिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 4 ईयर्स का मैं बात करता हूँ, एक बार आप ना पीरियड को बोल जाओ, इंटरिम पीरियड को बोल जाओ, ईयर वाइज आते हैं। 2011-12 में मेरा प्रॉफिट हुआ, 2012-13 में मेरा लॉस हुआ, तो क्या 2011-12 में मेरा टैक्स एक्सपेंस नहीं आएगा? आएगा ना। 2011-12 का 2011-12 में टैक्स एक्सपेंसेस आएगा, 2012-13 में आपका लॉस है तो चलो उसका आपको कैरी फॉरवर्ड जो भी मिलना है मिलेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये कि फर्स्ट क्वार्टर में आपका प्रॉफिट हुआ है, तो अगर ये फर्स्ट क्वार्टर का प्रॉफिट है तो फर्स्ट क्वार्टर में ही दिखाया जाएगा ना, तो वैसे फर्स्ट क्वार्टर में टैक्स भी बुक किया जाएगा। हाँ वो बात और है कि बाकी क्वार्टर में आपको टैक्स सेविंग मिल जाएगा। यहाँ पर आप स्लैब में बचिए, स्लैब की मैं बात ही नहीं कर रहा, अगर स्लैब होता तो मैं एक एवरेज निकालते, यहाँ पर स्लैब बोला ही नहीं इन्होंने, सीधा एवरेज रेट हमें दिया हुआ है। तो मतलब यहाँ पर सीधा सीधी अगर हम करें हिसाब यहाँ पर, तो सिंपल सा बात यहाँ पर सिंपल सा बात बनता है यहाँ पर, पता है क्या सिंपल सा बात बनता है? क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 और टोटल, और बोला कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है यहाँ पर 1,50,000 है, यहाँ पर 50,000 का नुकसान है, यहाँ पर भी 50,000 का नुकसान है, यहाँ पर भी 50,000 का नुकसान है, यानी अल्टीमेटली प्रॉफिट यहाँ पर क्या है? नील है। तो अगर आप टैक्स एक्सपेंसेस का बात करोगे तो हम तो अगर प्रॉफिट क्वार्टर वाइज दिखा रहे हैं, जिस पीरियड में प्रॉफिट होगा उसी पीरियड में प्रॉफिट दिखाया जाएगा। मैंने जैसे बात किया था, रेवेन्यू जिस पीरियड में इन अर्न होगा उसी पीरियड में हम दिखाते, कॉस्ट जिस पीरियड में इनकर होगा हम उसी पीरियड में दिखाते। भले इंटरेस्ट डिविडेंड अगर ये सब की बात करें, डिविडेंड भी जिस पीरियड में आपका अर्न होगा उसी पीरियड में आप दिखाओगे, लेकिन अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ तो इंटरेस्ट पे टाइम पीरियड होता है, डेप्रिसिएशन का टाइम पीरियड होता है, वो अलग बात है। तो यहाँ पर रेवेन्यू तो जिस पीरियड में अर्न करेंगे उसी पीरियड में दिखाएंगे, तो टैक्स एक्सपेंसेस भी जिस पीरियड में रेवेन्यू अर्न होगा उसी एक पीरियड में टैक्स एक्सपेंस दिखाया जाएगा। तो 30% अगर टैक्स एक्सपेंस है तो 45,000 आपका यहाँ पर टैक्स एक्सपेंस बनेगा। 50,000 का लॉस है तो टैक्स सेविंग होगा, यहाँ पर टैक्स सेविंग कितना होगा आपका? 50,000 का 30%, 15,000 का टैक्स सेविंग होगा क्वार्टर वाइज। यहाँ पर भी 15,000 का टैक्स सेविंग होगा एट द रेट 30%, है ना, और यहाँ पर भी 15,000 का टैक्स सेविंग होगा। हाँ अल्टीमेटली ईयर में तो नील ही रहेगा आपका टैक्स भी, क्योंकि प्रॉफिट नील है तो आपका टैक्स भी नील रहेगा, पर क्वार्टर वाइज तो हमें दिखाना पड़ेगा, है ना। मैं यहाँ पर कंफ्यूज मत हो ना, मैं यहाँ पर स्लैब की बात ही नहीं कर रहा हूँ, स्लैब होता तो हम एवरेज करते हैं, यहाँ पर स्लैब नहीं दिया था, सीधा एवरेज दिया है। तो जो भी एवरेज रेट हमारा होता है वो एवरेज रेट तो हम हर साल लगाते हैं ना, आगे भी तो ऐसे किया था, जो भी एवरेज रेट हमने निकाला वो हर साल ही तो हम लगाते थे, वैसे यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया आपको रेट। तो जो 30% रेट मेंशन किया वो हमने हर क्वार्टर में लगाना है, हमने हर क्वार्टर में उसके प्रॉफिट या लॉस में लगा दिया, और अल्टीमेटली टोटल में तो देखो नील ही आ रहा है।
लेकिन क्वार्टर वाइज थोड़ा नहीं लाएगा। तो आपका फर्स्ट क्वार्टर में आपका प्रॉफिट आएगा 1,05,000 का, सेकंड क्वार्टर में आपका लॉस आएगा नेट 35,000 का, थर्ड क्वार्टर में लॉस आएगा 35,000 का, फोर्थ क्वार्टर में लॉस आएगा 35,000 का। अल्टीमेटली यहाँ पर भी नील हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 1,05,000 का नेट प्रॉफिट आपने अर्न किया, तो बाकी रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स में आपने 1,05,000 का लॉस भी कर दिया, तो अल्टीमेटली नील हो गया। बस ये बात आपको समझना है, यानी हमने हर क्वार्टर का प्रॉफिट निकाला, हर क्वार्टर का हमने टैक्स भी बताया। यानी फर्स्ट क्वार्टर में टैक्स एक्सपेंसेस है 45,000 का, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में आपका क्या है, प्रॉफिट है, सॉरी टैक्स सेविंग है ना, टैक्स सेविंग है आपका। तो चलिए सिंपल क्वेश्चन था। अब यहाँ पर इनका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो अब देखिए क्वार्टर वाइज यहाँ पर बताया हमें, जो भी क्वार्टर वाइज है तो क्वार्टर वाइज टैक्स एक्सपेंसेस यहाँ पर आ चुका है। आप बोलोगे सर हमें ऐसे प्रेजेंट करना, तो करिए ना, ये भी सिंपल ही है, मैंने तो ज़्यादा दिखाया। अब सिंपल फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर करके प्री टैक्स प्रॉफिट दिखाया, इफेक्टिव टैक्स रेट लगा के टैक्स एक्सपेंसेस बता दिया। आप अगर फॉर्मेट पे जाना चाहते हो जाइए, कौन रोक रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 तो हमने कर ही लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया। तो चलिए नई काम करते ना, इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4 टेस्ट नॉलेज का खत्म कर लेते हैं, फिर इलस्ट्रेशन में जाते हैं। ड्यू टू डिक्लाइन इन मार्केट प्राइस इन सेकंड क्वार्टर, हैप्पी इंडिया लिमिटेड incurred an inventory loss. The market price is expected to return to previous level by the end of the year. At the end of the year, the decline had not reversed. What should the loss be reported in interim statement of profit and loss of Happy India Limited? तो देखिए सिंपल सी बात है, इन्वेंट्री की बात कर रहा है, तो इन्वेंट्री में कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर में हम दिखाते हैं। तो सेकंड क्वार्टर में अगर आपका डिक्लाइन हुआ है, तो सेकंड क्वार्टर में आप एनआरवी पे मेजर करके जो भी डिक्लाइन है वो आप दिखाओगे, लॉस आप रिकॉग्नाइज करोगे सेकंड क्वार्टर में। हाँ, बाद में जब रिवर्सल होगा तो बाद की बात करेंगे, फोर्थ क्वार्टर में रिवर्सल हुआ तो फोर्थ क्वार्टर में रिवर्स करेंगे, बट सेकंड क्वार्टर में तो लॉस रिकॉग्नाइज होगा ही। तो यहाँ पर देखिए आईसी ने तो एक लाइन में आंसर को खत्म कर दिया, लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज इन द सेकंड क्वार्टर। साथ में ये भी बता देना था कि जब आपका रिवर्सल होगा, मतलब जब आपका एक होता है ना कि अगर मान लीजिए बाद में आपका रिवर्सल हो जाएगा जिस पीरियड में, उस पीरियड में हम रिवर्स कर देंगे, राइट डाउन, आपका रिवर्सल ऑफ राइट डाउन वाला कंसेप्ट लग जाएगा इंडेक्स 2 के हिसाब से। सिंपल सा क्वेश्चन था कुछ ऐसा, ये क्वेश्चन तो शायद ही आएगा, आ गया तो अच्छी बात है, बस कुछ है नहीं उसमें, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। सो यहाँ पर अभी हमारा क्वेश्चन बचता है इलस्ट्रेशन 4, 5, 3 भी तो बचता है। इलस्ट्रेशन 1, 2 हमने कर लिया, 3 क्वेश्चन बचे, फटाफट से ये भी सलटा लेते हैं। इलस्ट्रेशन 3 फटाफट करते हैं। इनोवेटिव कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड इज डीलिंग इन सीजनल प्रोडक्ट, सीजनल प्रोडक्ट में ये डील करता है, एंड द सेल्स पैटर्न ऑफ द प्रोडक्ट क्वार्टर वाइज इज अंडर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2001-2। यहाँ पर इन्होंने बताया क्वार्टर 1 में आपका 10% सेल्स हो रहा है ना, क्वार्टर 2 में 10% सेल्स है, आपका सेल्स का पैटर्न बता दिया इन्होंने, क्वार्टर वाइज कितना आपका सेल हो रहा है, क्वार्टर 3 में 60% सेल हो रहा है, क्वार्टर 4 में 20% सेल हो रहा है। फिर आगे पार्टिकुलर्स हमें बताया कब का, फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग 30 जून, फर्स्ट क्वार्टर का आपको डेटा दिया, फर्स्ट क्वार्टर में 70 करोड़ का आपका सेल है, फर्स्ट क्वार्टर में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 25 CR का है, फर्स्ट क्वार्टर में एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा इतना है, और फर्स्ट क्वार्टर का फाइनेंस का खर्चा इतना है। तो आप बता सकते हो फर्स्ट क्वार्टर का प्रॉफिट कितना होगा, 70 - 25, 45, 35, 33, 29 CR होगा। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। आगे देखते हैं। ICPL while preparing interim financial report for first quarter wants to defer 16 crore expenditure to third quarter on the argument that third quarter is having more sales, therefore third quarter should be debited by more expenditure। यार ऐसे थोड़े ना होते है ना, फालतू की बात कर रही है ना, सेंसलेस बात कर रहे हैं, कोई सेंस ही नहीं है यार। आप ऐसा नहीं कर सकते, जब आप कमाओगे तभी आपको दिखाना होता है, जब आप रेवेन्यू अर्न करोगे, जब आप खर्चा इनकर करोगे तभी आप दिखाओगे, यानी जब आपका एक्रूअल बेसिस में जिस पीरियड का वो खर्चा है। तो यहाँ पर ये 16 करोड़ एक्सपेंडिचर को डेफर करना चाहते हैं, क्या हम इसको अलाउ करेंगे? बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे में से, है ना, ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं। तो ये 16 करोड़ डेफरल अलाउ नहीं है, आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आगे कैलकुलेट द रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स में तो हम बता देंगे, देखिए 29 करोड़ मैंने आपको ऑलरेडी निकाला था, मैंने आपको यहीं पर ही बता दिया था, सिंपल 29 CR, है ना। तो सॉल्यूशन इसी से मैं बता देता हूँ। आगे नोट, एज पर इंडेक्स 34 द इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्न्ड, है ना, एंड इनकर्ड रेस्पेक्टिवली। ऑब्वियसली बात है, जब जिस पीरियड में आपका अर्न या इनकर्ड होगा उसी पीरियड में हम दिखाएंगे। सीजनल इनकम्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे ऑकर, ऑब्वियसली बात है। देयरफॉर द आर्गुमेंट इज नॉट करेक्ट कंसीडरिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेक्स 34। अलाउड नहीं है, गलत बात बोल रहा था वो, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ दम ही नहीं था क्वेश्चन में। इलस्ट्रेशन 3 भी डन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 4 अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे अच्छे से हम। इलस्ट्रेशन 4 करने से पहले हम इलस्ट्रेशन 5 करना चाहता हूं मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ABC Limited manufactures automobile parts. ABC Limited has shown a net profit of 20 lakh for the third quarter of 2001.
तो नेट प्रॉफिट इसने कितना दिखाया, 20 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट इसने दिखाया, कब का, थर्ड क्वार्टर का। यानी मैं यहां लिख सकता हूं Q3 में 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ये मुझे पता चला Q3 का 20 लाख का प्रॉफिट है। आगे देखते हैं, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड व्हाइल कंप्यूटिंग द नेट प्रॉफिट। यानी ये जो नेट प्रॉफिट निकाला गया था ना जब, तो ये कंप्यूटेशन, ये आपका एडजस्टमेंट किया गया था। यहाँ पर जो जो एडजस्टमेंट है ये सारे एडजस्टमेंट किया गया था यहाँ पर जब ये निकाला गया था। तो हम देख लेते हैं आगे। बैड डेट्स ऑफ ₹1 लाख इनकर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर। पहला पॉइंट क्या बोला, बैड डेट्स आपका 1 लाख का इनकर्ड हुआ ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर की बात कर रहा है। 50% ऑफ द बैड डेट्स हैव बीन डेफर्ड टू द नेक्स्ट क्वार्टर। अरे ये क्या बात हुआ, आप कैसे डेफर कर सकते हो? तो इन्होंने क्या किया पता है, 1 लाख का खर्चा था, 1 लाख का खर्चा में 50,000 का खर्चा तो इन्होंने दिखाया उस साल, उस क्वार्टर में दिखाया, साल नहीं बोल रहा हूँ क्वार्टर, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 1 लाख का बैड डेट का एक्सपेंसेस था। तो ये जो 1 लाख का बैड डेट का एक्सपेंसेस था ये Q3 में ही पूरा जाना चाहिए था, पर इन्होंने Q3 में क्या किया, सिर्फ 50,000 ही दिखाया, सॉरी 50,000, हाँ 50% यानी 50,000 ही दिखाया Q3 में, बाकी इन्होंने डेफर कर दिया, Q4 में डेफर कर दिया। गलत किया इन्होंने, इनको 50,000 क्यों, इनको पूरा 1 लाख दिखाना चाहिए था और इन्होंने दिखाया सिर्फ 50%, यानी 50% डेफर कर दिया। क्या ये सही किया? नहीं किया। तो यहाँ पर 50,000 और इनका बैड डेट का खर्चा आना चाहिए था, तो यानी यहाँ पर 50,000 और माइनस होगा, क्योंकि आप समझिए दिखाना चाहिए था 1 लाख माइनस करना चाहिए था, पर माइनस किया इन्होंने सिर्फ 50,000 और 50,000 डेफर कर दिया। तो क्या हमारा जिम्मेदारी नहीं बनता और 50,000 को माइनस करवाए? तो और 50,000 क्या करेंगे यहाँ पर, माइनस करवाएंगे, है ना। एग्रीड, यहाँ पर सिंपल सी बात है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ ₹4,50,000 रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो बोला डेप्रिसिएशन आपका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करने की वजह से आपका आया। और आपको मैं बता दूं जो चेंज इन डेप्रिसिएशन होता है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये आपका होता है कि आपको पता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। और जिस पीरियड में आपका अकाउंटिंग एस्टीमेट्स बदलता है हम उसी पीरियड में पूरा उसे दिखाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं, ये अकाउंटिंग पॉलिसी है। यानी नया इन्फॉर्मेशन, नया एक्सपीरियंस होने पर, इंड एस 8 में हमने पढ़ा था, नया इन्फॉर्मेशन, नया एक्सपीरियंस आने पर आप क्या करते हो, अपने एस्टीमेट्स को बदलते हो। और जो एस्टीमेट्स बदलता है वो प्रोस्पेक्टिवली उस पीरियड में, जिस पीरियड में आपने चेंज किया है उसी पीरियड में आप उसका इफेक्ट दिखाते हो। तो यहाँ पर 4,50,000 उस पीरियड में चेंज हुआ तो उसी पीरियड में जाएगा। और इन्होंने भी ये किया, एडिशनल डेप्रिसिएशन इन्होंने बुक किया, तो बिल्कुल सही किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर पूरा इसी में आएगा। यानी ये करेक्ट है, ये करेक्ट, इनका यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जिस पीरियड में आपका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज होगा उसी पीरियड में हम प्रोस्पेक्टिवली दिखा रहे, बैक डेट में जाके हम एडजस्ट नहीं करते, उसी पीरियड में हम दिखाते जो भी आपका चेंजेस है। तो 4,50,000 का एडिशनल इफेक्ट आया, जो भी आया उस पीरियड में, वो 4,50,000 उसी पीरियड में दिखाया जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, जब हमारा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज होता है तो उसकी वजह से हमारा आगे का पीरियड का डेप्रिसिएशन नया निकल के आता है। तो जो नया डेप्रिसिएशन निकल के आएगा आपका बाकी रिमेनिंग पीरियड के हिसाब से, वो उसी पीरियड में तो हम दिखाते हैं, कोई रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट नहीं करते। तो इसी वजह से आपका एडिशनल 4,50,000 का डेप्रिसिएशन आया, है ना, तो वो इसी पीरियड में दिखाएगा। जनरली एडिशनल 4,50,000 का डेप्रिसिएशन कब आता है, जब हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मान लीजिए हम बदल देते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपका चेंज प्रोडक्शन मेथड होता है, WDV मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, तो अगर हम ये मेथड बदल देते तो वैसा सिचुएशन में हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज हो जाता है। तो उसकी वजह से अगर आपका एडिशनल को डेप्रिसिएशन आ रहा है तो ठीक है, उसी पीरियड में जाएगा। इन्होंने भी उसी पीरियड में दिखाया तो बिल्कुल सही किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। आगे, यानी उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, वो बराबर है, परफेक्ट है, करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते पॉइंट, एक्सेप्शनल लॉस ऑफ ₹28,000 इनकर्ड ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर। अच्छा, थर्ड क्वार्टर में आपने एक्सेप्शनल लॉस 28,000 इनकर किया, 50% ऑफ एक्सेप्शनल लॉस हैव बीन डेफर्ड टू द नेक्स्ट क्वार्टर। गलत है, जिस पीरियड में आपका रेवेन्यू या लॉस जो होगा उसी पीरियड में आप दिखाओगे। आपको दिखाना चाहिए था 20,000 का खर्चा, आपने सिर्फ 14,000 का ही खर्चा दिखाया और 14,000 आपने डेफर कर दिया, तो ये गलत है। आपको पूरा 28,000 दिखाना चाहिए था। यानी एडिशनल क्या हमारा जिम्मेदारी नहीं बनता है, हम और 14,000 यहाँ से कम करें, हम यहाँ से और 14,000 को कम करेंगे, क्योंकि इन्होंने 28,000 खर्चा दिखाने की जगह पे 14,000 ही खर्चा दिखाया, तो और 14,000 एडजस्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, ₹5 लाख एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू द थर्ड क्वार्टर। ये थर्ड क्वार्टर का एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा था 5 लाख रुपीज, इज डेफर्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट द फोर्थ क्वार्टर विल हैव मोर सेल्स। फिर से बहकी बहकी बातें कर रही है। Therefore, fourth quarter should be debited by higher expenditure। फालतू बात कर रही है, ये कह रहा है कि 5 लाख रुपीज जो है थर्ड क्वार्टर का खर्चा था एडमिनिस्ट्रेशन का, पर इन्होंने डेफर करके फोर्थ क्वार्टर में दिखाया, ये कहते हुए कि फोर्थ क्वार्टर में ज्यादा सेल्स है। ये फालतू की बात है, जिस पीरियड में आपका है उसी पीरियड में आपको दिखाना होगा। तो यहाँ पर तो इसने कुछ भी नहीं दिखाया, तो पूरा का पूरा 5 लाख यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा हमारा। यानी अल्टीमेटली हमारे जो 20 लाख का प्रॉफिट इन्होंने
जो इन्होंने नेट प्रॉफिट इन्होंने कैलकुलेट किया, वो इन्होंने ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कैलकुलेट किया। तो ये गलत क्या, देखिए वापस से रिपीट कर रहा हूँ क्या क्या गलत क्या। एक तो बेड डेट्स इनको 1 लाख दिखाना चाहिए था खर्चा, दिखाया 50,000 का खर्चा, तो मैंने और एडिशनल 50,000 माइनस कर दिया। दूसरा डेप्रिसिएशन इन्होंने दिखाया चेंजेस की वजह से जो है, तो परफेक्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड वाला में 28,000 का खर्चा दिखाना चाहिए था, 14,000 खर्चा दिखाया, तो मैंने और 14,000 खर्चा दिखा दिया, जो कि कम दिखाया गया था, डेफर किया गया था। फिर 5 लाख का एक खर्चा था आपका एडमिनिस्ट्रेशन का, कुछ भी नहीं दिखाया, पूरा डेफर कर दिया, तो हम ये 5 लाख का खर्चा यहाँ पर दिखा देंगे। तो ये दिखाने पर कितना आ रहा है, 20 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 14 लाख 50,000, 14 लाख 36,000, हमारा 14 लाख 36,000 आंसर होना चाहिए। नेट प्रॉफिट हमारी ये होगा। यहाँ पर टैक्स रेट दिया हुआ नहीं, तो हमने टैक्स का इफेक्ट नहीं किया यहाँ पर। चलिए आंसर देखते हैं। ये देखिए 14,36,000 परफेक्ट आंसर आया हमारा। तो यहाँ पर आपका पॉइंट वाइज इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन कर दिया, आप भी एक लाइन में एक्सप्लेनेशन कर देने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हो आप। द ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट इज नॉट करेक्ट एज द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग एन इंटरिम रिपोर्टिंग पीरियड शुड बी रिकॉग्नाइज इन द सेम पीरियड, है ना, उसी पीरियड में आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अकॉर्डिंगली 50,000 शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम ₹20 लाख, तो हमने डिडक्ट किया था। फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पर, तो सही था ये। फिर आगे एक्सेप्शनल लॉस आपका वही बोला यहाँ पर, एज द एंटायर अमाउंट ऑफ 28,000 इनकट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम क्वार्टर, हेंस 14,000 वाज डेफर्ड शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ थर्ड क्वार्टर, आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। फिर पॉइंट नंबर 4 में द इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्न्ड, तो इसी वजह से आपका जो एक्सपेंडिचर 5 लाख का है, ये इन्होंने गलत किया, ये आपको दिखाना चाहिए। तो चलिए इस तरीके से आप चाहो तो आप है ना टेबुलर फॉर्म में भी एक एक करके आप दिखा के प्लस करके आप बता सकते हो, चलेगा। इनका सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चल जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सारे आपको समझ में आ गए। अब बस एक क्वेश्चन बचा हमारा, ये जो लास्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 4, ये भी हम फटाफट कर लेते हैं, फिर बात खत्म। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन 4, स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज ₹10,000। Normal expected production for the year after considering plant maintenance and normal breakdown, also considering the future demand of the product is 2000 MT। याद आ रहा है कुछ आपको, हमने इंडेक्स टू इन्वेंट्री में पढ़ा था, वहां पर हमने क्या समझा था, वहां पर हमने ये समझा था कि अगर आपका इन्वेंट्री जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, वहां पर अगर आपका फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा लगता है, जब हमारा फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर लगता है, तो वो फिक्स एक्सपेंडिचर को हम एलोकेट करते हैं ना। लेकिन हम जब एलोकेट करते हैं फिक्स ओवरहेड को, यानी एब्जॉर्ब जब करते हैं हम इन्वेंट्री में, तो वहां पर हम चेक करते हैं कि उसका नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, और उस नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से हम उसको एलोकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा फिक्स्ड एक्सपेंसेस लगता है, फिक्स्ड ओवरहेड लगता है 1 लाख रुपीस साल का, 1 ईयर का फिक्स्ड ओवरहेड मेरा 1 लाख रुपीस लगता है, और मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 10,000। मैंने क्या कहा, मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 10,000। तो ऐसा सिचुएशन में मान लीजिए या तो मैं 10,000 यूनिट्स बनाऊंगा उस पीरियड में, या 10,000 से कम बनाऊंगा, या 10,000 से ज्यादा बनाऊंगा। तो समझ लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 यूनिट्स ही बनाया, तो ठीक है 10,000 यूनिट्स बनाया, 1 लाख रुपीस आपका फिक्स एक्सपेंडिचर है, नॉर्मल कैपेसिटी भी 10,000 है, तो 1 लाख डिवाइड बाय 10,000 यानी 10 रुपीज पर यूनिट हम फिक्स ओवरहेड को एलोकेट कर देंगे, यानी इन्वेंट्री को हम कैपिटलाइज कर देंगे 10 रुपीज से फिक्स ओवरहेड के नाम पे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है वो 10,000 वही नहीं, वो 8,000 हुआ, तो यहां पर हम कहेंगे जबकि नॉर्मल कैपेसिटी तो 10,000 था, पर यूनिट्स आपने प्रोडक्शन किया ओनली 8,000, तो इसमें आपकी गलती है। तो यानी यहाँ पर 2,000 यूनिट्स का एबनॉर्मल, यानी 2,000 यूनिट्स प्रोडक्शन नहीं हुआ, यानी कुछ एबनॉर्मल फिक्स्ड ओवरहेड भी है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बाकी एंटिटी से अगर कंपेयर करेंगे तो वो तो 10,000 यूनिट्स बनाते हैं, आपका भी नॉर्मल कैपेसिटी 10,000 का है। आप अगर 10,000 से कम बना रहे हो तो डेट मीन्स आपको हम कैसे पूरा फिक्स्ड ओवरहेड को बाकी रिमेनिंग 8,000 में एलोकेट करने को दे दे, क्योंकि अगर पूरा 10,000 आप बनाते तो 10 रुपीज करके इन्वेंट्री में आपका कैपिटलाइज होता। पर आपको क्या सही लगेगा अगर 8,000 यूनिट्स बनाया जाए और 1 लाख डिवाइड पर अगर आप 8,000 करोगे तो शायद 12.5 आएगा, तो क्या 12.5 अभी कैपिटलाइज करना क्या ये सही रहेगा? तो इस अगर आप 12.5 कैपिटलाइज करते हो तो डेट मीन्स कहीं ना कहीं आपने अननेसेसरीली अपने इन्वेंट्री को ओवर वैल्यू किया, तो वो सही नहीं है। इसलिए यहां पर अननेसेसरीली इन्वेंट्री को ओवर वैल्यू करने को नहीं दिया जाएगा। यहां पर अगर आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी जितना है अगर उससे आप कम प्रोडक्शन करोगे तो ऐसा सिचुएशन में हम आपको पूरा कैपिटलाइज करने को नहीं देंगे। तो स्टिल यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना उसी से आपको फिक्स ओवरहेड कितना पर यूनिट में एब्जॉर्ब होगा निकालना पड़ेगा। यानी 1 लाख रुपीज का फिक्स एक्सपेंडिचर है, 10,000 यूनिट्स आपका 10,000 यूनिट्स यहाँ पर आपका क्या हो रहा है प्रोडक्शन होना चाहिए था नॉर्मल कैपेसिटी, तो उसके हिसाब से 10 रुपीज आपका पर यूनिट एब्जॉर्ब होना चाहिए।
पर यूनिट 10 रुपीज आपका एब्जॉर्व होना चाहिए। अब आपने कितना प्रोडक्शन किया, 8000 यूनिट्स आपने प्रोडक्शन किया, तो उस 8000 यूनिट्स में तो कैपिटलाइज हो जाएगा, है ना, जितना आपने 8000 ही तो प्रोडक्शन किए, तो 8000 यूनिट्स में 10 रुपीज करके कैपिटलाइज हो जाएगा, यानी 80,000 रुपीज कैपिटलाइज हो जाएगा। पर खर्चा तो 1 लाख रुपीज हुआ है फिक्स एक्सपेंसेस का, तो 20,000 वो एबनॉर्मल लॉस माना जाएगा, वो हम पीएल में दिखा देंगे, बस बात खत्म। तो हमने ये समझा कि कभी भी अगर हम प्रोडक्शन कम करते हैं तो ऐसा सिचुएशन में इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा फिक्स एक्सपेंडिचर जितना आपने प्रोडक्शन किया उतने में हम एलोकेट कर देंगे, हम नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से निकालेंगे और बाकी आपका नॉर्मल लॉस माना जाएगा। इंडेक्स 2 में भी मैंने आपको समझाया था। फिर दूसरी बात आती है, मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने 15,000 मान लीजिए यूनिट्स प्रोडक्शन किया, तो अगर मैं 15,000 यूनिट्स प्रोडक्शन करता हूं तो यहां पर आप बोलोगे चलो यहां पर अच्छी बात, यहां पर भी हम क्या करेंगे, नॉर्मल कैपेसिटी देखेंगे, 10,000 यूनिट्स है, 1 लाख डिवाइड बाय 10,000 करके 10 रुपीज करके हम एब्जॉर्व करेंगे, और 15,000 में फिर आप अगर 10 रुपीज करके आप एब्जॉर्व करोगे तो 15,000 में 10 रुपीज करके अगर आपने एब्जॉर्व किया तो आपने 1,50,000 का एक्सपेंडिचर आपने दिखा दिया, कैपिटलाइज कर दिया, हालांकि उतना तो पैसा आपका लगे नहीं। तो यहां पर आपको क्या करना होता है, यहां पर हम मतलब जब प्रोडक्शन कम होगा तो हम नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से पर यूनिट का फिक्स ओवरहेड एलोकेट करेंगे जब प्रोडक्शन कम होगा। लेकिन जब प्रोडक्शन आपका ज्यादा होगा तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम तब करेंगे तो हमने अननेसेसरीली ज्यादा एक्सपेंडिचर हम दिखा देंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 15,000 अगर यूनिट्स प्रोड्यूस किया और आप स्टिल 10 रुपीज करके दिखाना चाहोगे 1 लाख डिवाइड बाय 10,000, जैसे आपने पिछले वाले एग्जांपल में किया था, तो ऐसा सिचुएशन में 10 रुपीज करके 15,000 में अगर आप एलोकेट करोगे तो 1,50,000 हो जाएगा, पर खर्चा तो 1 लाख ही हुआ है। तो इसलिए यहां पर जब आपका प्रोडक्शन नॉर्मल से ज्यादा होगा तो आपको ये अलाउ नहीं करेगा कि नॉर्मल कैपेसिटी से आप डिवाइड कीजिए, तब आपको सीधा 1 लाख डिवाइड बाय 15,000 ही करना है, और उसका आई थिंक 6.67 आएगा, तो 6.67 करके 15,000 यूनिट्स में हम एलोकेट कर देंगे, अल्टीमेटली 1 लाख ही एलोकेट होगा आपका ओवरऑल। तो ये कंसेप्ट हमें समझना है, ये कंसेप्ट यहाँ पर काम आने वाला है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 10,000 यूनिट्स पूरे साल भर में, सॉरी 10,000 रुपीज पूरे साल भर का खर्चा है, और पूरे साल भर में नॉर्मल कैपेसिटी कितने का, 2,000 MT का है। तो यहाँ पर आप बताइए क्वार्टरली यहाँ पर बात हो रहा है कि यहाँ पर क्वार्टरली हमें दिया हुआ है, यहाँ पर डेटा जो है फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, एक एक क्वार्टर का में दिया हुआ है। तो आप मुझे बता सकते हैं अगर 2,000 MT पूरे साल भर में प्रोडक्शन होता है तो पर क्वार्टर कितना होगा, 500 MT होना चाहिए, है ना, पर क्वार्टर 500 MT होना चाहिए। और आपका वैसे यहाँ पर दिया हुआ भी देखिए पर क्वार्टर 500 MT, और साथ ही साथ अगर 10,000 का फिक्स एक्सपेंडिचर है तो पर क्वार्टर कितना होगा, डिवाइड बाय 4, यानी आपका 2,500 आपका फिक्स एक्सपेंसेस होगा एवरी क्वार्टर का। ये हमने समझा। तो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं अभी सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टर का। तो फर्स्ट क्वार्टर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर में हमारा क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हुआ है, 400 MT प्रोड्यूस हुआ, हालांकि नॉर्मल कैपेसिटी कितना है, 500 MT नॉर्मल कैपेसिटी। तो आप बताइए हमारा फर्स्ट क्वार्टर का खर्चा कितना, टोटल 2,500 हमारा फर्स्ट क्वार्टर का खर्चा। तो यहाँ पर अगर 2,500 हमारा फर्स्ट क्वार्टर का खर्चा है तो आप अगर सीधा 400 से डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो 500 MT नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2,500 जो हमारा फिक्स एक्सपेंडिचर है उसको नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे तो 5 पर यूनिट आएगा आपका, कितना आएगा, 5 पर यूनिट आएगा, यानी 5 पर यूनिट ही हम क्या कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए आपका प्रोडक्शन कितना हुआ, 400 MT ही तो प्रोडक्शन हुआ आपका। तो 400 MT अगर आपका प्रोडक्शन हुआ तो इसका 5 रुपीज करके आप कैपिटलाइज कर सकते हो, जो आपने यहाँ पर निकाला है, यानी 2,000 रुपीज ही आपका क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। 2,000 रुपीज हमारा क्या होगा, कैपिटलाइज होगा, हमें ये पता चल चुका है ना। 2,000 रुपीज हमारा कैपिटलाइज होगा, यानी रिमेनिंग 500 एक्सपेंसेस, क्योंकि टोटल तो हमारा 2,500 का खर्चा लगा ना पर क्वार्टर, 2,000 हमने कैपिटलाइज किया, तो ऑब्वियसली बात है 500 की जगह आपने 400 MT बनाया, तो आपने 100 MT कम बनाए, तो इसका मतलब थोड़ा ना बाकी 400 MT में हम पूरा एलोकेट करते, गलत हो जाएगा। तो बाकी 100 MT आपने नहीं बनाया, तो जिसकी वजह से 5 रुपीज करके 500 का एक्सपेंडिचर आपका जो है ये आपका रिमेनिंग 500 ट्रांसफर्ड हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये एबनॉर्मल लॉस माना जाएगा। इसे हम एबनॉर्मल लॉस मानते हुए 5 मिनट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, यानी अल्टीमेटली जो आपका फर्स्ट क्वार्टर में 25 मिनट का आपका जो खर्चा लगा फिक्स ओवरहेड का, वो इन्वेंट्री को कैपिटलाइज करेगा, है ना, इन्वेंट्री को हम कैपिटलाइज करेंगे और साथ ही साथ हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी चार्ज करेंगे। तो इसका अगर आप पूछोगे मुझसे जर्नल एंट्री, तो मैं जर्नल एंट्री आपको बनाने की बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम पहले दिखाएंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस, मान लीजिए, और हमने मान लीजिए पूरा पेमेंट करना था, हमने पूरा पेमेंट कर दिया, डेप्रिसिएशन वगैरह को कंसीडर नहीं कर रहा हूं मैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर, अदरवाइज जरूरत नहीं है एंट्री का। तो मान लीजिए मेरा फिक्स एक्सपेंस है 25 मिनट लगा, है ना,
तो ये जो मेरा फिक्स एक्सपेंसेस है, मैं कुछ तो इन्वेंट्री में कैपिटलाइज करूंगा, क्योंकि मैंने 400 एमटी बनाया तो 5 रुपीज़ करके मैं 2000 इन्वेंट्री को कैपिटलाइज करूंगा, और रिमेनिंग जो 500 है आपका 100 एमटी जो आपने नहीं बनाया, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, यानी आपने नहीं बनाया है ना, और टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस चला जाएगा। ये आप सीधा एक एंट्री दिखा सकते थे कैश नाम का, तो भी चल जाता। यानी अल्टीमेटली मैंने फिक्स एक्सपेंसेस का खर्चा को ट्रांसफर कर दिया टू इन्वेंट्री एंड पीएल अकाउंट। तो चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया आपको यहाँ पर, है ना, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली 500 एमटी की जगह आपने 400 एमटी बनाया, इसलिए आपका क्या हुआ, प्रोपोर्शनेटली कुछ खर्चा अब नॉर्मल लॉस के नाम पे पीएल पे भी चला गया। चलिए, ये हमने समझा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड क्वार्टर की, तो सेकंड क्वार्टर में देखिए क्या हुआ। सेकंड क्वार्टर में 500 नॉर्मल कैपेसिटी था, पर आपने 600 बनाया। तो अभी आपका कहना रहेगा, हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 600 एमटी हमने बनाया, तो अब हमें पता, हमें मत बताइए, हम क्या करेंगे, सीधा 25 मिनट जो हमारा खर्चा है सेकंड क्वार्टर का, उसको डिवाइड बाय 600 करेंगे। क्योंकि डिवाइड बाय अगर हम 5 मिनट करेंगे तो ऐसा सिचुएशन में तो 5 रुपीज करके अगर आप कैपिटलाइज करोगे यहाँ पर, अगर आप सीधा वैसे ही करते जैसे यहाँ पर आपने किया था, 5 पर यूनिट आएगा तो 3000 आपका खर्चा कैपिटलाइज हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, क्योंकि आपका तो 25 मिनट का खर्चा लग रहा है, तो आप 3000 कैसे दिखा सकते हो, ये आपका सही नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड यहाँ पर कुछ और कहता है, स्टैंडर्ड सही भी कहता है, यहाँ पर डिबेट भी हो सकता है, आपका लॉजिक भी है नहीं भी है, तो यहाँ पर आपको सुनना तो पड़ेगा। देखिए, स्टैंडर्ड की बात तो हम कभी भी काट नहीं सकते ना। तो स्टैंडर्ड यहाँ पर क्या कहता है कि आप है ना, अगर किसी भी क्वार्टर में आप खर्चा बुक करते हो, तब ईयर टू डेट देखो, आप पार्टिकुलर इंटरिम पीरियड को मत देखो, ईयर टू डेट देखो आप। जैसे हमने देखा था ना, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह का ईयर टू डेट के हिसाब से भी बनाते हैं, इंटरिम पीरियड के साथ साथ, तो आपको ये चेक करना चाहिए कि ईयर टू डेट आपका अभी तक, ईयर टू डेट आपका कितना प्रोडक्शन हुआ है, और ईयर टू डेट तक का नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है। यानी अगर आपसे मैं कहूं कि आपका अभी तक ईयर टू डेट क्या है, फर्स्ट क्वार्टर प्लस सेकंड क्वार्टर, दोनों मिला के ईयर टू डेट हुआ, और दोनों मिला के आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, मुझे बता सकते हैं कितना होना चाहिए प्रोडक्शन कैपेसिटी। पहला क्वार्टर का 500 होना चाहिए, दूसरे क्वार्टर का 500 होना चाहिए, यानी आपका होना चाहिए 1000 एमटी, 1000 एमटी होना चाहिए आपका, है ना, ये होना चाहिए। और आपने एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया, फर्स्ट क्वार्टर से लेके सेकंड क्वार्टर तक एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ बता सकते हैं। एक बार 400 हुआ, एक बार 600 हुआ, यानी 1000 एमटी हुआ, यानी यहाँ पर 1000 एमटी हुआ। तो यहां पर देखा जाए तो अगर हम सेकंड ईयर में देख ले, तो सेकंड ईयर में ना आपको ये समझना चाहिए कि 500 प्लस 100 एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर हुआ है, यानी इसने फर्स्ट क्वार्टर का भरपाई कर दिया, जो फर्स्ट क्वार्टर में हमने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया था ना, इसका भरपाई यहां पर हो जाता। तो इसी वजह से हम अब ये कहेंगे, हम खुश हो रहे हैं अभी हम, कि देखिए हमने फर्स्ट क्वार्टर में कम प्रोडक्शन किया था 100 एमटी, हमें 500 एमटी फर्स्ट क्वार्टर में प्रोडक्शन करना था, पर हमने 400 एमटी ही प्रोडक्शन किया, तो हमने 100 एमटी कम प्रोडक्शन किया, तो उसका भरपाई है ना, उसको मेकअप हम कर दे रहे हैं सेकंड क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर में 500 की जगह 600 एमटी प्रोडक्शन हो रहा है, ये अच्छी बात है ये। तो यहां पर आपको इस बारी ऐसा नहीं करना है यहाँ पर कि आप कहोगे कि सर हम ऐसा करें क्या कि हमें ना जो आपका है ना, यहाँ पर जो मेरा 25 मिनट का खर्चा है उसको हम एलोकेट करेंगे 600 पे, नहीं, हमें फिर से यहाँ पर रिवाइज आना पड़ेगा। हम सेकेंड ईयर में फिर से रिवाइज आएंगे और हम बोलेंगे सेकेंड ईयर तक आपका, सॉरी सेकंड क्वार्टर तक, यानी फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर मिला के सेकंड क्वार्टर तक आपका 5000 फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा है, 25 मिनट मिला के, है ना, फिक्स ओवरहेड का खर्चा है। और सेकंड क्वार्टर तक आपका नॉर्मल कैपेसिटी कितना है, 1000 एमटी, 500 प्लस 500 1000 एमटी, और आपका बनाया भी 1000 एमटी है, दोनों मिला के 400 प्लस 600, तो हम सीधा यहाँ पर 1000 से डिवाइड करेंगे और 5 पर यूनिट आएगा, 5 पर यूनिट आएगा। यानी ये वाला भी जो 600 है ना, ये आपका 600 जो है ये 5 के हिसाब से आपका कैपिटलाइज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यहाँ पर आपको पता है, क्योंकि माना जाएगा कि इस साल का 500 इंटू 5 है, और पहले साल का भी आपका 100 इंटू 5 के हिसाब से आपका कैपिटलाइज हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आपने 100 बनाया नहीं था ना, वो आप यहाँ पर बना ले रहे हो। तो इसलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा पता है, आपने याद है पिछले साल पिछले क्वार्टर में आपने पीएल में कुछ ट्रांसफर किया था, पिछले क्वार्टर में आपने पीएल में कुछ ट्रांसफर किया था 500 रुपीज, है ना। तो अभी आपका एंट्री क्या होगा, अब ये समझ लीजिए। अभी देखिए, अभी रियल में आपका खर्चा तो कितना हुआ है, अगर मैं सेकंड क्वार्टर की बात करूं तो सेकंड क्वार्टर में आपका रियल में एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, फिक्स एक्सपेंसेस तो आपका 500 ही हुआ है, सॉरी 25 मिनट ही हुआ है, फिक्स एक्सपेंसेस तो हमारा 25 मिनट ही हुआ है। तो यहां पर हमारा फिक्स एक्सपेंसेस 25 मिनट हुआ है, लेकिन हमारा एंट्री अगर मैं एक सिंगल एंट्री अगर मैं पास करूं तो मैं क्या कहूंगा पता है, कि देखिए मेरा जो इन्वेंट्री है, मेरा जो इन्वेंट्री है वो आपका कैपिटलाइज होगा कितना, वो आपका कैपिटलाइज होगा पूरा 600 का 3000 रुपीज,
₹3000 मेरा कैपिटलाइज होगा, हालांकि मैंने पेमेंट जो है वो 2500 ही किया है मैंने, फिक्स एक्सपेंसेस टू कैश। तो मैं यहाँ पर तो इन्वेंट्री टू फिक्स एक्सपेंसेस कितना दिखा सकता हूँ, मैं दिखाऊंगा 2500, क्योंकि मेरा खर्चा तो 2500 हुआ है। बाकी आप क्या करोगे पता है, पीएल में क्रेडिट करोगे 500। तो आप देखिए यहाँ पर जो पीएल में डेबिट हुआ था ना 500, अब ये यहाँ पर पीएल में क्रेडिट हो जा रहा है, यानी आपका शिफ्ट हो जा रहा है। पहले आपने जो डेबिट किया था वो अब नेक्स्ट क्वार्टर में आपका क्रेडिट हो जा रहा है, क्योंकि आपने पहले डेबिट किया था। तो यहां पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहां पर फिक्स एक्सपेंसेस 2500 का खर्चा हुआ, यहां पर फिक्स एक्सपेंसेस 2500 का खर्चा हुआ, है ना। हालांकि हमने यहां पर इन्वेंट्री को 2000 कैपिटलाइज किया था, 500 हमने पीएल में डाला, तो क्या हुआ, अब यहां पर हमने क्या किया, जबकि यहां पर ये मेकअप हो गया, ये मेकअप होने की वजह से हमने यहाँ पर 3000 कैपिटलाइज कर दिया इन्वेंट्री को, और बाकी जो पीएल डेबिट हुआ था वो पीएल अब यहाँ पर क्रेडिट हो चुका है। यानी अल्टीमेटली कहने का मतलब ये कि फर्स्ट ईयर में भी 2500 आपका फिक्स एक्सपेंसेस में खर्चा हुआ था, सेकंड क्वार्टर में भी 2500 ही खर्चा हुआ था, पर इन्वेंट्री आपका फर्स्ट क्वार्टर में 2000 कैपिटलाइज हुआ, तो आगे 3000 हमारा कैपिटलाइज हो गया। यानी हम ईयर टू डेट देखेंगे, यहां पर इन्वेंट्री के केस में हम इंटरिम पीरियड नहीं देखेंगे। तो ईयर टू डेट हमारा 500 का खर्चा था फिक्स एक्सपेंडिचर का, सॉरी 5000 का हमारा खर्चा था फिक्स एक्सपेंडिचर का ईयर टू डेट, और ईयर टू डेट हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए था 1000 MT, और रियल में भी ईयर टू डेट 400 और 600 मिला के 1000 MT का प्रोडक्शन हुआ। तो अल्टीमेटली पूरा ही अमाउंट कैपिटलाइज हो गया, और पहले क्वार्टर में जो पीएल में गया था 2500 वो आपका फिर से पीएल में क्रेडिट हो गया यहाँ पर। तो चलिए उम्मीद है समझ में आ गया। तो यहां तक अगर समझ में आए तो मैं एक काम करता हूं, मुझे जबकि जरूरत यहां तक आपको पूरा क्लियर करने का, तो मैं यहां तक आपको एक बार फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर एक बार आईसीए का सॉल्यूशन भी मैं आपको रीड करा दूंगा यहाँ पर, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा आ जाए, क्योंकि ज्यादा तो आपको भरोसा आईसीए के मटेरियल में आता है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल फिक्स ओवरहेड आपका 2500 है, पर आपका कैपिटलाइज 2000 ही होगा, और हमने कहा था पीएल में 500 चार्ज कर दो, ये पीएल में हमने डेबिट किया था, जो फर्स्ट क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ। अब सेकंड क्वार्टर की बात आती है, तो सेकंड क्वार्टर में आप ईयर टू डेट बेसिस देखोगे, ये देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है ईयर टू डेट बेसिस देखोगे, और ईयर टू डेट बेसिस के हिसाब से एक फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आपका 2500 मिला के 5000 होता है, और साथ ही साथ आपका जो ईयर टू डेट आपका प्रोडक्शन है वो 1000 MT होगा। तो यहाँ पर 1000 MT के हिसाब से आपका 5000 पूरा का पूरा कैपिटलाइज हो जाएगा। तो यानी पिछले साल जो आपने 500 पीएल में चार्ज किया था ना, वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, यानी आप देखिए क्रेडिट हो जाएगा टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएल, 500 रिवर्स हो गया, जो आपने पिछले साल पीएल में चार्ज किया था वो फिर से आपका क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया, ये समझ में आया। तो यहां तक आप देखिए सेकंड क्वार्टर तक हमारा सब कुछ हिसाब मिल रहा है, सेकंड क्वार्टर तक कोई अबनॉर्मल लॉस वगैरह कुछ नहीं है, जितना कैपेसिटी था उतना ही प्रोडक्शन हुआ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब थर्ड क्वार्टर में क्या हुआ, थर्ड क्वार्टर में देखिए कैपेसिटी भी 500 है, कैपेसिटी भी 500 है, और प्रोडक्शन भी 500 का हुआ है, और ऑब्वियसली बात है आपका थर्ड क्वार्टर का एक्सपेंसेस कितने 2500। तो यहां पर भी आप चाहो तो इकट्ठा बोलोगे ईयर टू डेट, तो ईयर टू डेट अगर हम देखेंगे तो आपका 7500 का फिक्स एक्सपेंडिचर है ईयर टू डेट अगर हम देखें, और ईयर टू डेट आपका प्रोडक्शन होना चाहिए 1500, 500 करके, और 1500 का प्रोडक्शन हुआ है, यानी यहां पर भी आपका 5 पर यूनिट ही आएगा, है ना, 5 पर यूनिट ही आएगा, और ये 500 का इंटू 5 करके पूरा का पूरा 2500 हमारा कैपिटलाइज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी यहां तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं आया। फिर अगर हम बात करें फोर्थ क्वार्टर का, तो फोर्थ क्वार्टर में आप देखिए प्रोडक्शन कैपेसिटी था 2000 का टोटल, ईयर टू डेट तक अगर हम देखें तो प्रोडक्शन कैपेसिटी 2000 का था ईयर टू डेट, पर ईयर टू डेट आपका चारों को मिलाते तो 1900 ही हुआ। यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस है, तो यहाँ पर हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम बोलेंगे कि आपका यहाँ पर हम कहेंगे कि 10,000 टोटल फिक्स एक्सपेंसेस लगा ईयर टू डेट तक, और ईयर टू डेट तक का नॉर्मल कैपेसिटी था कितना 2000, पर हमने प्रोडक्शन किया 1900, तो हम तो 2000 से ही डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये आपका आएगा 5 पर यूनिट आएगा, लेकिन हम 1900 इंटू 5 अगर करें तो 9500 ही हमारा कैपिटलाइज होना चाहिए, है ना, क्योंकि 1900 ईयर टू डेट आपका हुआ है। तो अल्टीमेटली, अच्छा ये टोटल में लिख दिया क्या मैंने, चलो इसको यहाँ ले जाता हूँ और ये यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली आप देखिए, अल्टीमेटली आपका जो बाकी रिमेनिंग 500 है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, है ना, क्योंकि आपका 10,000 तक आपका खर्चा है, पर हम 9500 ही कैपिटलाइज करेंगे। ऑलरेडी हमने पिछले साल तक 7500 कैपिटलाइज कर दिया था, यानी यहाँ पर आपका ये जो 400 है इस पे 5 करके 2000 आपका कैपिटलाइज होगा, और 500 हमारा पीएल में चला जाएगा। अगर आप ईयर टू डेट नहीं भी करते हो तो करंट पीरियड का भी देखो, क्योंकि पहले तक का तो हिसाब पूरा मिला हुआ ही है। करंट पीरियड में आप देख लो 500 आपको बनाना चाहिए था, आपने 400 बनाया, तो 2500 डिवाइड बाय 500 यानी 5, 400 इंटू 5 2000 आपका कैपिटलाइज हो जाएगा, एंड बाकी रिमेनिंग आपका जो 100 इंटू 5 500 आपका प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, नुकसान है आपका। तो यानी आपको ईयर टू डेट यहाँ पर देखना चाहिए, आपको बस ये समझना है। तो चलिए उम्मीद है समझ में। एक बार यहाँ पर हम थर्ड क्वार्टर में भी देख लेते। तो अब देखिए ईयर टू डेट तक थर्ड क्वार्टर का 7500 आपका क्या खर्च है,
और हमारा 7500 हमारा खर्चा और प्रोडक्शन कैपेसिटी 1500 का है ईयर टू डेट तक, और हमने उतना ही किया, तो आपका 5 रुपीज करके ही कैपिटलाइज होगा, यानी 1500 इंटू 5 करके 7500 पूरा हमारा कैपिटलाइज हो जाएगा, वही यहाँ पर बताया। फिर अगर हम फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो फोर्थ क्वार्टर में आपका यहाँ पर फिक्स एक्सपेंसेस लगा 10,000 का फिक्स एक्सपेंसेस लगा। हालांकि यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन आपका कितना हो 1900 हुआ, पर होना चाहिए था 2000, तो मैंने डिवाइड बाय 2000 करके निकाला तो 5 आ रहा है, और 1900 इंटू 5 यानी 9500 ही कैपिटलाइज होगा। तो आप देख सकते हैं 9500 ही कैपिटलाइज होगा, बाकी जो 500 है ये आपका कहाँ चला जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में चला जाएगा, ये आपका डेबिट हो जाएगा पीएल के अंदर। बस आपको यानी यहां पर बस आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है, आपको ईयर टू डेट देखना है, इंटरिम पीरियड के हिसाब से आपको नहीं देखना है, बस आपको ईयर टू डेट देखना है, और आपको ये समझ में आ जाएगा। उम्मीद है मुझे समझ में आया। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार जस्ट रिपीट करा देता हूँ, हालांकि साथ में आप रेफरल ले लेना, एक बार मैंने स्टार्टिंग में आपको आइडिया दे दिया था, इन्वेंट्री में हमने अच्छे से सीखा हुआ है, तो इन्वेंट्री को आप एक बार रेफर कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, वो भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्वेंट्री वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर पहले क्वार्टर में 500 MT बनना चाहिए था, बना 400 MT, खर्चा लगा 2500, तो 2500 को हम ओरिजिनल कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे तो 5 रुपीज आपका आता है, तो 5 रुपीज इंटू 400 जो एक्चुअल में बना 2000 कैपिटलाइज, जो नहीं बना 100 इंटू 5 पीएल में चला जाएगा 500 रुपीज। फिर सेकंड क्वार्टर में क्या हुआ, भरपाई हो गया, तो सेकंड क्वार्टर में हम ईयर टू डेट देख रहे थे, तो ईयर टू डेट मैंने जब देखा तो मुझे पता चला 5000 रुपीज का फिक्स एक्सपेंसेस ईयर टू डेट, और आपका कैपेसिटी नॉर्मल होगा ईयर टू डेट यानी 2 क्वार्टर का 1000 यूनिट्स होगा, और हुआ भी 1000 यूनिट्स ही, यानी 5000 डिवाइड बाय 1000 यानी 5 रुपीज करके पर यूनिट होगा, और आपका यहाँ पर पूरा का पूरा 600 में 5 रुपीज करके 3000 इन्वेंट्री कैपिटलाइज हो जाएगा। यानी फर्स्ट क्वार्टर में 2000 कैपिटलाइज हुआ, तो सेकंड क्वार्टर में 3000 कैपिटलाइज हो गया, और साथ ही साथ जो फर्स्ट क्वार्टर में आपने पीएल में चार्ज किया था 500, अब इस क्वार्टर में पीएल में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है खर्चा लगा 2500 सेकंड क्वार्टर में, फिक्स एक्सपेंसेस तो 2500 ही लगा, पर हमने इन्वेंट्री को तो कैपिटलाइज किया 3000 से, तो खर्चा कम हुआ 2500 से, हमने इन्वेंट्री जो बढ़ाया वो खर्चा लगा आपका 2500 से, पर हमने इन्वेंट्री को उस पर कैपिटलाइज किया, पीएल में नहीं चार्ज करने की जगह हमने इन्वेंट्री को 3000 कैपिटलाइज कर दी, तो 500 का फायदा हो गया ना, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, आपका क्रेडिट हो गया। यहां तक हिसाब ठीक है। थर्ड क्वार्टर में ईयर टू डेट अगर हम देखें तो ईयर टू डेट हमारा फिक्स एक्सपेंसेस होता है 7500, नॉर्मल कैपेसिटी होता है 1500, तीनों का मिला के, उससे कम ही हुआ है तो हम तीनों का मिला के नॉर्मल कैपेसिटी देखेंगे। हाँ, अगर आपका तीनों क्वार्टर का मिला के अगर 1500 क्रॉस हो जाता है तो हम उससे फिर डिवाइड करते, हालांकि यहां पर तो हुआ नहीं है, तो हम नॉर्मल कैपेसिटी बोलेंगे 1500 है, यानी 5 रुपीज करके आपका खर्चा कैपिटलाइज होना चाहिए, और रियल में भी उतना ही हुआ, तो पूरा का पूरा जो आपका 500 इंटू 5 2500 और फर्दर कैपिटलाइज हो गया। फोर्थ क्वार्टर में हम देखेंगे कि ओवरऑल ईयर टू डेट 10,000 खर्चा होता है फिक्स एक्सपेंसेस, जो ओवरहेड आपका फिक्स ओवरहेड, कैपेसिटी है 2000 पर हुआ है 1900 ईयर टू डेट, तो हम तो 2000 से डिवाइड करके 5 रुपीज निकालेंगे। अब 5 रुपीज इंटू 1900 9500 आपका कैपिटलाइज होना चाहिए, 500 पीएल में जाना चाहिए, तो अल्टीमेटली बाकी आपका 9500 तक कैपिटलाइज होगा, पहले ऑलरेडी 7500 कैपिटलाइज हो चुका 3 क्वार्टर तक, फोर्थ क्वार्टर में और आपका 2000 कैपिटलाइज हो जाएगा, और 500 जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बस बात खत्म, इतना ही मुझे आपको समझाना था। तो डेट मीन्स हमने इंड एस 34 का सारा क्वेश्चन हमने अच्छी तरीके से कर लिए, कंप्लीट कर लिए, कंसेप्ट हमने पहले समझे थे पिछले वीडियो में, यहाँ पर हमने सारी के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर कर लिए। उम्मीद करता हूँ ये आप अच्छी तरीके से अगर पढ़ लोगे तो यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चंस आएगा भी तो आपका डेफिनेटली सिक्योर रहेगा।